आज से हम अपने डायनेमिक्स AX की ट्रेनिंग का आगाज करते हैं। बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बता देता हूँ कि ERP है क्या। वैसे आप लोग सब प्रोफेशनल हैं। ERP मींस के कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इंटीग्रेटेड हो, तमाम डिपार्टमेंट जिसमें अपना अपना काम परफॉर्म करें और सेंट्रलाइज्ड वो कहीं पे आके स्टोर हो रहा हो। लाइक अगर हम ERP की बात करते हैं तो इसका बैकबोन जो होता है वो फाइनेंशियल होता है। फाइनेंशियल मतलब GL का जो मॉड्यूल है, GL का मॉड्यूल इसका जो है वो बैकबोन होता है ERP का। तमाम अगर मैं इसकी ड्रॉ करता हूँ एक तस्वीर तो आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करो, जुड़ाई डॉक्यूमेंट शेयर करो। जो डॉक्यूमेंट चलाएंगे वो याद होगा ना? नहीं, तो आपने सिर्फ याद कर रही है जी कुछ नहीं हो रहा। टोटल ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री आवाज क्लियर आ रही है सबको? चेक अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमारा बैकबोन जो है वो GL जो है वो बैकबोन होता है। तमाम मॉड्यूल्स हमारे इसके साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। जितने भी मॉड्यूल्स होंगे सब के सब जो है वो किसके साथ इंटीग्रेट होंगे? GL के साथ इंटीग्रेट होंगे। अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी मॉड्यूल्स हैं, फिक्स्ड एसेट, कैश एंड बैंक। गर्ज ये कि जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनकी जो एंट्रीज होती है वो डायरेक्ट हमारी GL में हिट हो रहे होते हैं। विदाउट GL हमारा ERP जो है वो नामुकम्मल है, कंप्लीट नहीं है। कोई भी मॉड्यूल आप यूज करेंगे तो वो डायरेक्ट उसकी एंट्री जो है वो GL में भी जारी होगी और पर्टिकुलर मॉड्यूल में भी जारी होगी। तो बैकबोन पे हमारा GL का मॉड्यूल आता है। अच्छा, अब डायनामिक्स की जब हम बात करते हैं तो डायनामिक्स में भी हमारे पास बेशुमार मॉड्यूल्स हैं। ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये सब हमारे मॉड्यूल्स हैं। अच्छा, इसमें एक दो चीजें मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं पहले, कि सबसे पहले आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है TGPL। कि TGPL बेसिकली है क्या? अच्छा, हमारा
माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स में एंटिटीज का कॉन्सेप्ट है। एंटिटीज मतलब कंपनीज का कॉन्सेप्ट है। एक ईआरपी के अंदर हम मल्टीपल एंटिटीज, मल्टीपल कंपनीज बना सकते हैं। तो ये जो सबसे पहले वाला जो TGPL है, ये एरो है, ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये एंटिटीज को इंडिकेट कर रहा है। किसी भी एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, बट अगर आप कुछ चीजें एक दूसरी एंटिटीज के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी हो जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्या चीज। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मैं एक चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहा हूं, बट वो चार्ट ऑफ अकाउंट जितनी भी मेरी एंटिटीज हैं उस सब में शेयर्ड हो, तो आप उस चार्ट ऑफ अकाउंट को शेयर्ड रख सकते हैं। प्रोडक्ट मास्टर जो होता है, प्रोडक्ट मास्टर, आप कह रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट मास्टर बना रहा हूं, बट वो तमाम एंटिटीज में शेयर्ड हो, तो आप उसको शेयर्ड रख सकते हैं। और अगर सेपरेट सेपरेट करना चाहे तो सेपरेट सेपरेट भी हो सकता है। तो पहला जो एरो नजर आ रहा है, ये इंडिकेट करता है एंटिटीज को। जिस भी एंटिटीज पे आप एंटिटी पे क्लिक करेंगे, आपको जो डेटा नजर आएगा वो उस पर्टिकुलर एंटिटी का नजर आएगा, दूसरी किसी एंटिटी का नजर नहीं आएगा। चाहे वो रिपोर्ट की फॉर्मेट में हो, चाहे वो फॉर्म की फॉर्मेट में हो, आपको दूसरा कोई डेटा किसी और कंपनी का डेटा नजर नहीं आएगा। राइट, ओके। नेक्स्ट जो एरो है, ये इंडिकेट करता है आपके मॉड्यूल्स को, कि हमारे एज पर रोल्स एंड राइट्स, जिसके पास जितने रोल्स होंगे, राइट्स होंगे, उसको वो तमाम मॉड्यूल्स नजर आ रहे होंगे। अब मुझे ये तमाम मॉड्यूल नजर आ रहे हैं क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स है, मेरे पास एडमिन राइट्स है, तो मुझे ये तमाम मॉड्यूल नजर आ रहे हैं। राइट, फिर आप इसके अंदर मजीद जिस भी मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो उसका डेटा हमें नजर आएगा। ठीक है। थर्ड चीज होती है रोल सेंटर। ठीक, अच्छा, रोल सेंटर क्या होता है? जो ये वाला जो एरिया है, इसको हम रोल सेंटर कहते हैं। होम पेज को बेसिकली रोल सेंटर कहते हैं। अब आप ये देखेंगे, रिफ्रेश रोल सेंटर, क्लोज रोल सेंटर, ये क्या चीज है? ये हमारे क्यूब्स के थ्रू जो है रोल्स एंड राइट्स डिफाइन होते हैं, और आपको डैशबोर्ड की सूरत में यहाँ पे ग्राफिकली रिपोर्ट्स नजर आ रही होती है। बेसिकली जिसके पास जो राइट्स होते हैं उसके मुताबिक उनको यहाँ पे नजर आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा। अब मैं होम पे खड़ा हूं, तो ये आपको होम की स्क्रीन पूरी नजर आ रही है। राइट, किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जाएंगे तो मॉड्यूल की स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है, अच्छा। आज जो हम मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, अच्छा, सबसे पहले हम इसको क्यों प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को लेके चल रहे हैं? क्योंकि किसी भी ईआरपी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दो चीजें, एक फाइनेंशियल के हवाले से चार्ट ऑफ अकाउंट, और इन्वेंट्री या ट्रांजैक्शन के हवाले से, इन्वेंट्री या ट्रांजैक्शन के हवाले से प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी होती है। विदाउट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट के आप कोई भी ना सेल कर सकते हैं, ना परचेज कर सकते हैं, ना कोई इन्वेंट्री हो सकती है। राइट, और सेम थिंग, अगर आपके पास जीएल में चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं होगा तो आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हिट नहीं हो सकती। राइट, तो सबसे पहला जो, अच्छा, फाइनेंशियल पे हम बाद में आएंगे जब हमारे ये मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, स्टार्ट के तमाम मॉड्यूल्स, फिर हम फाइनेंशियल पे आएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट वगैरह देखेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट की टाइप्स, सब टाइप्स हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मास्टर, प्रोडक्ट क्रिएशन करके देखेंगे किस तरीके से क्रिएट होता है। प्रोडक्ट के डायमेंशंस हम देखेंगे कि कौन कौन से किस किस टाइप के प्रोडक्ट डायमेंशंस है। प्रोडक्ट मास्टर क्रिएशन कैसे होगी, स्टोरेज डायमेंशन क्या चीज होती है, ट्रैकिंग डायमेंशन क्या चीज होती है। अच्छा, ये तो आप लोगों को जो ये 5-6 चीजें नजर आ रही हैं, बेसिकली ये 5-6 चीजें नहीं है, इसमें कंप्लीट मॉड्यूल कवर हो रहा होता है। ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का कंप्लीट मॉड्यूल कवर हो रहा होता है।
जिसमें कि हम आइटम क्रिएट करते हैं और ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट। अच्छा, किसी को भी कोई भी सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और जो जूम पे कनेक्ट है वो भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले प्रोडक्ट टाइप्स एंड सब टाइप्स। अच्छा, प्रोडक्ट टाइप्स क्या होता है? हमारे पास टू टाइप्स की प्रोडक्ट टाइप्स होती हैं। एक होती है प्रोडक्ट जिसको हम आइटम कहते हैं, और सेकंड थिंग होती है सर्विस। प्रोडक्ट या आइटम क्या चीज होती है? जो टेंजिबल फॉर्मेट में हो, जो चीज आपको फिजिकली नजर आ रही होती है, तो उसको सिस्टम में हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट या फिर आइटम, राइट। और सेकंड थिंग क्या होती है? सर्विस। कि लोकेशन सेम है, जब आप आइटम क्रिएट करने जाते हैं तो आपसे पूछता है कि भाई आपने इसकी टाइप आइटम रखनी है या फिर सर्विस रखनी है। तो आप सर्विस भी रख सकते हैं जो कि इंटेंजिबल फॉर्मेट में होती है, जो कि सर्विसेज हम किसी से ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्लाइड शो करते हैं, मतलब वो प्रेजेंटेशन करते हैं, शो हो तो नहीं सर, वो उसको सोने देना करता है फुल स्क्रीन मोड में। अरे शो हो रही है, सही है। ओके, सर्विस क्या होती है? जो कि इंटेंजिबल फॉर्मेट में होती है, जो कि हम सर्विसेज, किसी कंपनी से सर्विसेज ले रहे होते हैं, किसी पर्सन से सर्विसेज ले रहे होते हैं, जो कि हमें फिजिकली कोई चीज नहीं देके जा रहा होता, लेकिन हम उससे उसका काम ले रहे होते हैं। लाइक कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, मेसन है, कोई भी ऐसी सर्विस हम जो ले रहे हैं कि वो आके अपना काम परफॉर्म करके और जा रहा होता है, वो सर्विसेज होती हैं। और जो टेंजिबल फॉर्मेट में, कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, हार्डवेयर, चेयर्स, टेबल्स, डिफरेंट जो आइटम्स होते हैं जो कि टेंजिबल फॉर्मेट में होते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट या फिर आइटम। ये दो टाइप हमारी जो है सिस्टम के अंदर, दो ही टाइप है, तीसरी कोई टाइप नहीं है, राइट। कोई सवाल इसके मुतालिक? अच्छा, जो जो चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखी हुई है स्लाइड के अंदर, वो मैं अभी आप लोगों को तमाम चीजें प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो। उसके बाद है प्रोडक्ट की सब टाइप। प्रोडक्ट की सब टाइप। सब टाइप भी दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोडक्ट और एक होती है प्रोडक्ट मास्टर। जो प्रोडक्ट टाइप होती है उसमें किसी भी किस्म का कोई वेरिएंट नहीं होता, उसमें कोई किसी किस्म का कोई वेरिएंट नहीं होता। वेरिएंट क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लें, विद दिस टाइप वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्रोडक्ट टू बी अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट विच डिड नॉट डोंट हैव एनी वेरिएंट। लाइक एक शर्ट है, बस शर्ट है, एक शर्ट है, वो एक शर्ट है, बट अगर उसकी सब टाइप प्रोडक्ट मास्टर होती तो उसमें उसके वेरिएंट आ जाएंगे। क्या क्या वेरिएंट आ जाएंगे? शर्ट का साइज, शर्ट का कलर, और अगर कोई और वेरिएंट आप क्रिएट करना चाहें तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। सब टाइप समझ आ गया सबको? यस। दो टाइप के सब टाइप हैं, एक प्रोडक्ट जो कि स्टैंड अलोन होती है। अब लाइक अब आ जाए सब टाइप प्रोडक्ट मास्टर में। एक लैपटॉप है, लैपटॉप जनरल लैपटॉप है, वो आपका प्रोडक्ट है। और अगर आप वेरिएंट में आ जाते हैं तो लैपटॉप है बट उसका ब्रांड क्या है? मेक क्या है? मेक, हमने कहा एचपी है। अच्छा, उसका प्रोसेसर कौन सा है? प्रोसेसर कौन सा है? हमने कहा 4i5 है, ठीक है। अच्छा, उसका कलर कौन सा है? हमने कहा सिल्वर है या ब्लैक है। तो दीज आर कॉल्ड वेरिएंट। और जो प्रोडक्ट होती है वो स्टैंड अलोन, अकेली खुद एक प्रोडक्ट होती है, उसमें किसी भी किस्म का कोई वेरिएंट नहीं होता। जब आप आइटम क्रिएट करने जाते हैं तो आपसे वो बाय डिफॉल्ट वो आपको कहता है ये प्रोडक्ट है, बट आप उसको चेंज कर सकते हैं। जब आप चेंज करेंगे तो वो आपसे कहेगा अच्छा आप प्रोडक्ट मास्टर पे जा रहे हैं तो मुझे इसके वेरिएंट बताओ। वेरिएंट आपसे पूछेगा, वेरिएंट नहीं बताएंगे तो आपको आगे नहीं जाने देगा। क्लियर है? ये प्रोडक्ट, दो टाइप की प्रोडक्ट और दो टाइप की सब प्रोडक्ट। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। क्लियर है? जी। ओके, अब हम डायरेक्ट
प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो मॉड्यूल है उस पे आते हैं और आपको मैं वहां से प्रैक्टिकली भी डिफाइन कर दूं, बता दूं कि भाई क्या चीज कैसे है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मास्टर क्या है, किस तरीके से वेरिएंट मांगेगा, किस तरीके से ये स्टैंड अलोन प्रोडक्ट बनाएगा। और फिर जब उसमें आएंगे तो बहुत सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी। ये यहाँ पे नजर आ रहा है आइटम, यहाँ पे नजर आ रहा है प्रोडक्ट, राइट। इसी तरीके से प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट मास्टर आप करेंगे तो नीचे एक और विंडो ओपन हो जाएगी, वो अभी हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। अदनान भाई आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज। थैंक यू। मोबाइल में ज्वाइन कर। अच्छा, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, इसकी सीक्वेंस पे मत जाइएगा, कोई भी सीक्वेंस ऊपर नीचे कहीं पे भी आ सकती है, इससे कोई इश्यू नहीं है, राइट। कहीं पे अकाउंट्स पेएबल पहले नजर आ रहा होगा, कहीं पे नीचे नजर आ रहा होगा, इसकी कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। अब हम आ गए डायरेक्ट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसको कहते हैं एरिया पेज। ये पूरा जो कहलाता है होम पेज पे सिर्फ रोल सेंटर होता है। होम पेज के अलावा किसी भी मॉड्यूल के फ्रंट पेज के ऊपर होंगे, दिस इज कॉल्ड एरिया पेज। और आपको ये डिफरेंट किस्म के पेन नजर आ रहे होते हैं, इनको कहते हैं पेन। कॉमन, रिपोर्ट, सेटअप, पीरियोडिक, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? पेन होते हैं। कहीं पे ये 4 होते हैं, कहीं पे ये 5 होते हैं, कहीं पे 6 होते हैं। और अपना भी पेन बनाना चाहे तो बना सकते हैं कस्टमाइज्ड, कोई ऐसे कोई इश्यू नहीं होता इसमें। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कॉमन का जो पेन होता है उसमें डेली बेसिस पे जो जो चीजें हम कर रहे होते हैं वो तमाम की तमाम चीजें कॉमन के अंदर आती है, ठीक। जो रिपोर्ट्स प्रिंटेबल फॉर्मेट में जो रिपोर्ट्स होती हैं वो तमाम रिपोर्ट्स के पेन में नजर आती है। तो ये भी एक सवाल इसमें ये था कि रिपोर्ट के अंदर हमें सिर्फ वो रिपोर्ट नजर आती है हमें जिसकी अथॉरिटी या सारी रिपोर्ट नजर आती है? नहीं, देखें अगेन जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको मॉड्यूल भी वही नजर आएंगे जो आपको एक्सेस होगा, राइट, इनका एक्सेस होगा। तो रिपोर्ट में हमें वही दिख रही है, रिपोर्ट भी सेम एज इट इज के मैं आपको किसी रिपोर्ट का अलाउ करूंगा तो वो आपको नजर आएगी, अदरवाइज अगर जैसे मुझे कोई भी अलाउ नहीं हुआ तो रिपोर्ट में बस यहाँ पे ब्लैंक शो होगा। अगर अलाउ नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड की जो रिपोर्ट्स हैं, आपको जो रोल्स असाइन किए जाएंगे, जो भी उससे रिलेटेड, अगर उससे रिलेटेड जो जो रिपोर्ट्स सिस्टम ने अलाउ की होंगी वो तमाम आपको नजर आ जाएंगी, राइट। और अगर कोई कस्टमाइज रिपोर्ट है तो वो कस्टमाइज रिपोर्ट का हमें एक्सेस देना पड़ेगा, जिसको भी देना चाहें आप। क्लियर ये बात? अच्छा, एक और चीज मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं जब रूल्स की बात आती है। डायनेमिक्स के अंदर रिकॉर्ड लेवल तक की सिक्योरिटी है। रिकॉर्ड लेवल एक तो हो गया कि फिजिकली आपको कौन सी रिपोर्ट नजर आएगी, कौन सी नजर नहीं आएगी, कौन सा फॉर्म नजर आएगा, कौन सा फॉर्म नजर नहीं आएगा। एक तो ये चीज हो गई। एक चीज ये होती है कि आपको कौन सा डेटा नजर आएगा, कौन सा डेटा नजर नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। मैं कहता हूं कि आपको जस्ट हेड ऑफिस का डेटा नजर आए, बाकी किसी भी साइट का नजर ना आए, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। और इन द सेम वे कि मेरी जितनी भी साइट्स हैं, हर साइट वाले को अपना अपना डेटा नजर आए, किसी और का डेटा ना नजर आए, तो ये पॉसिबल कब होगा, कैसे होगा? ये रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी से पॉसिबल होगा, राइट। ठीक, ओके। रिपोर्ट्स के बाद है सेटअप। सेटअप के अंदर जो जो चीजें हमारी सेटअप से रिलेटेड होती हैं वो तमाम की तमाम सेटअप के अंदर आती हैं। और जो चीजें पीरियोडिकली जो हमें यूज करनी होती है, कोई महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, तो वो चीजें हमें पीरियोडिक के पेन में नजर आएंगी। ठीक है, ओके।
यहाँ पे देखें आपको मल्टीपल चीजें नजर आ रही हैं, ऑल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, रिलीज प्रोडक्ट, और ये सब चीजें नजर आ रही हैं। मैं वन बाय वन करके आपको बताता रहूंगा कि कौन सी चीज क्या काम करती है और कैसे काम करती है। ठीक है, ओके। हम प्रोडक्ट क्रिएट करने जाते हैं। प्रोडक्ट कैसे क्रिएट होगी ये भी मैं बता देता हूं, और किस तरीके से वो काम करेगी वो भी मैं बता देता हूं। रिलीज प्रोडक्ट, सबसे पहले हम काम कर रहे हैं रिलीज प्रोडक्ट पे। ठीक है, रिलीज प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाएगा तो फिर ये ऊपर के जो पेन है जिसमें के ऑल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मास्टर और प्रोडक्ट, ये फिर मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि इसमें और रिलीज प्रोडक्ट में बेसिकली क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम वहां पहुंचेंगे तो। ठीक है, जब आपको रिलीज समझ आ जाएगा, रिलीज समझ आ गया तो आप लोगों को यूं समझ लेंगे 99% चीजें प्रोडक्ट से रिलेटेड समझ में आ गई। फिर मैं आप लोगों को प्रोडक्ट मास्टर और प्रोडक्ट बताऊंगा कि उसका क्या फंक्शन है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ये रिलीज प्रोडक्ट पे आए हम लोग। अब जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बनी हुई है वो हमें नजर आ रही है। ठीक है, ये मेरा टेस्ट इन्वायरमेंट है, जो भी डेटा नजर आ रहा है कि सब टेस्ट है। अच्छा, इसमें आप लोगों को फ्रॉम स्टार्ट में बता रहा हूं कि प्रोडक्ट सबसे ऊपर प्रोडक्ट है, फिर परचेज है, फिर सेल है, फिर मैनेज इन्वेंट्री, इंजीनियरिंग प्लान, ये सारी चीजें मैं वन बाय वन करके आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो जो चीजें होंगी, जो जो फंक्शनलिटी होगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। ठीक, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट क्रिएशन, कि हम प्रोडक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने न्यू पे क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, राइट। जैसे अभी हमने सबसे पहले बात की थी प्रोडक्ट टाइप की और उसकी प्रोडक्ट सब टाइप की, वो अभी हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट टाइप में आइटम और सर्विस ये दोनों नजर आ रहे हैं आपको? यस, राइट, सही। मैंने कहा ये आइटम हम क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट के लिए सिर्फ गौर कीजिएगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट सब टाइप क्या है? प्रोडक्ट है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ प्रोडक्ट मास्टर में। मास्टर में और प्रोडक्ट में मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएट बताया था। जैसे ही मैं मास्टर करूंगा तो आप लोगों को ये जो CW प्रोडक्ट लिखा हुआ है, कैचुएट प्रोडक्ट, इसके नीचे ही आपको कुछ नजर आएगा, इससे ऊपर, सॉरी ये आ गया प्रोडक्ट वेरिएंट, ये ओपन हो गए। तो और ये देखें रेड कलर की जो लाइन है ये इंडिकेट करती है कि दिस फील्ड इज मैंडेटरी। अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर लिया तो वो आपसे कहेगा मुझे वेरिएंट बताओ इसके, कि भाई किस कलर का है, कौन सा, बेसिकली वो पूछता है कि प्रोडक्ट डायमेंशन ग्रुप बताओ। आवाज तो वहां सही।
अदनान भाई आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज क्लियर और आ भी रही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट मास्टर की। हम यहां से प्रोडक्ट लेते हैं, हमने कहा ये टेस्ट आइटम क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों को दो चीजें नजर आ रही होंगी। एक नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट का नंबर और सेकंड है आइटम का नंबर। तो ये प्रोडक्ट का नंबर और आइटम का नंबर ये अलग अलग क्यों है, क्या वजह है इसकी दोनों की? तो मैं अभी आपको फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ ये बता देता हूँ कि प्रोडक्ट का जो नंबर होता है वो प्रोडक्ट के टेबल में चला जाता है, और जो आइटम का नंबर होता है वो रिलीज, जिस टेबल में हम खड़े हुए हैं, जिस फॉर्म पे खड़े हुए हैं, रिलीज के टेबल में आ जाता है। राइट? अब इसका जो दोनों का डिफरेंशिएट है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि ये अलग अलग क्यों है। दोनों सेम क्यों नहीं हो सकते? दोनों सेम नंबर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। अभी मैं कर रहा हूँ दोनों का सेम ही नंबर रखूंगा, राइट? बट फिर प्रोडक्ट टेबल क्या काम करता है और रिलीज टेबल क्या काम करता है, ये हम बाद में जाके देखते हैं। ठीक है? अच्छा, उसके बाद है प्रोडक्ट का नाम। हमने यहाँ पे इसको प्रोडक्ट का नाम बता दिया कि भाई फॉर एग्जांपल टी शर्ट है। सर्च नेम क्या होता है कि नाम से आप सर्च करना चाहें, एलियस जिसे कहते हैं, तो आप इसमें भी। अच्छा, ये जितने भी नाम मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट नेम हो गया, सर्च नेम हो गया, और यहाँ पे जो आइटम का सर्च नेम हो गया, ये सब आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अपनी इजीनेस के लिए कोई भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है? एक ही नाम क्यों नहीं होता? सर्च नेम अलग अलग क्यों होता है? वो इसलिए भी होता है कि फॉर एग्जांपल के आप लोग जो है ना, अगर कोई लेगेसी सिस्टम यूज कर रहे हैं पहले और आप ईआरपी पे आ जाते हैं, तो ईआरपी में आपने एक मास्टर जो नाम होता है आइटम का वो रख दिया, और सर्च नेम में आपने वही नाम जो लेगेसी में आप लोग यूज कर रहे होते हैं वो आप सर्च नेम में रख सकते हैं उसका, ताकि अगर आपको सर्चिंग करनी है तो आप नेम से भी कर सकते हैं, जो कि उसका ओरिजिनल नेम रखा है आपने, और उसका लेगेसी नेम जो है सर्च नेम में, उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिटेल कैटेगरी, ये रिटेल कैटेगरी क्या होती है? बेसिकली हमारे पास जहां जहां पे रिटेल पीओएस रिटेल का मॉड्यूल कॉन्फ़िगर होता है, वहां पे ये कैटेगरी मांगता है रिटेल से रिलेटेड कि ये जो आइटम आप क्रिएट करने जा रहे हैं इसकी कोई रिटेल कैटेगरी है। अगर है तो बता दे, और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये मेरा हेड ऑफिस बेस्ड है, ये इसका किसी भी रिटेल वाले से ताल्लुक नहीं है, तो आप भले इसको ना बताइए। दिस इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है? ओके। उसके बाद आ जाए आइटम मॉडल ग्रुप। ये क्या चीज होती है? आइटम मॉडल ग्रुप। अभी हमारे पास दो किस्म के आइटम मॉडल ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं। एक सर्विस है जो कि नॉन स्टॉक है, और एक वेटेड एवरेज है जिससे कि आपका वेटेड एवरेज कैलकुलेट होता है। अब वेटेड एवरेज क्या होता है पता है आप लोगों को? वेटेड एवरेज क्या होता है? ये जो आइटम है बेसिकली इसकी मैंने एक टाइप बता दी कि जब मैं इसको परचेज करूंगा, जब मैं इसको सेल करूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी वेटेड एवरेज सिस्टम खुद बनाता रहेगा। अब आप लोगों को वेटेड, ये तो मैं सिर्फ एक लफ्ज यूज कर रहा हूं वेटेड एवरेज का। बेसिकली इसके मल्टीपल मेथड्स होते हैं, फीफो, लीफो डेट। ठीक है? अब इस पे पहुंचे तो मैं आपको इसको
डिफाइन कर देता हूं। देखें ये मेरे इन्वेंट्री कॉस्टिंग के मेथड्स हैं, जो अभी हम मॉडल देख रहे थे इसके मेथड्स हैं। अच्छा ये मेथड्स कहाँ मिलेंगे, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि यहां से मैं व्यू डिटेल, किसी भी फील्ड पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके आप उसके व्यू डिटेल में जा सकते हैं, अगर उसका मास्टर टेबल मौजूद है तो। हर फील्ड में नहीं जा सकते, लाइक अगर मैं इस फील्ड पे कहूं कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं तो नहीं जा सकते, ठीक है। इस फील्ड की पे जाएंगे तो मिल जाएगा आपको ये व्यू डिटेल, आपको इसके मास्टर टेबल पे ले जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं वेटेड एवरेज के मास्टर टेबल पे जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, राइट। ये मेरा मास्टर टेबल है और इसमें मैं अपने कॉस्टिंग मेथड्स क्रिएट कर सकता हूँ। कॉस्टिंग मेथड जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिए उन्हीं को यूज करते हुए अपना मैं इन्वेंट्री मॉडल ग्रुप बना सकता हूँ। जैसे कि ये WAD बनाया हुआ है, वेटेड एवरेज के नाम से बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सा वेटेड एवरेज यूज हो रहा है वो आप देखें, ये देखें वेटेड एवरेज डेट यूज हो रहा है, सही, ठीक है। और जो अभी हम देख रहे थे वो सब इसके अंदर देखें, फीफो, लीफो डेट, वेटेड एवरेज डेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और मूविंग एवरेज। क्लियर है? इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। फिजिकल इन्वेंट्री नेगेटिव जा सकती है, सॉरी बंद है, और फाइनेंशियल इन्वेंट्री नेगेटिव हो सकती है। फाइनेंशियल कॉस्ट जो नेगेटिव में जा सकती है, बट फिजिकल इन्वेंट्री यानी कि आपके पास एक चीज फिजिकली मौजूद ही नहीं है तो वो आप सेल नहीं कर सकते। अगर हम बात करें रिटेल साइड पे, तो रिटेल साइड पे ये चीज हम ऑन रखते हैं फिजिकल इन्वेंट्री को नेगेटिव में, कि एक दूसरे के साथ वो स्वैप कर लेते हैं, राइट। ओके, मैं आप लोगों को इसके मेथड्स बता रहा था। फीफो, लीफो डेटेड, वेटेज एवरेज डेटेड, मूविंग एवरेज और स्टैंडर्ड कॉस्ट। मेरा ख्याल है कि अभी फौरी तौर पे मैं अगर आपको फीफो लीफो के बारे में बताऊंगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी। मैं आप याद रखिएगा, मुझे भी याद रहेगा कि मुझे ये डिफाइन करना है। कहाँ गया, बंद कर दिया। हाँ बंद हो गया। सर थोड़ा कैशबैक के बारे में बताएगा। अच्छा, उसके बाद CW प्रोडक्ट का मतलब कैच वेट प्रोडक्ट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है डायनेमिक्स के अंदर कि कैच वेट होता क्या है। जिस जगह पे यूनिट ऑफ मेजर चेंज हो या मल्टीपल हो, वहां पे कैच वेट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल कहीं पे शीट्स आप परचेज करते हैं, शीट आप परचेज करते हैं नंबर्स में, ईच में, बट उसको जो पेमेंट देते हैं वो केजीज में देते हैं। चिकन है, मैंने कहा कि 10 चिकन लेके आओ, 10 केजी नहीं लाओ, 10 क्वांटिटी लेके आओ, 10 पीसेस, बट उसकी पेमेंट जो वो लेगा आपसे वो 10 पीसेस के नहीं लेगा आपसे, केजीज में लेगा। तो जहां पे मल्टीपल आपके यूनिट ऑफ मेजर्स होते हैं वहां पे कॉन्सेप्ट आता है CW का कैच वेट। दिस इज कॉल्ड कैच वेट, ठीक है। कोई चीज आती है कि नंबर्स में आती है, आप काउंट करते हैं नंबर्स में, आपने कहा क्वांटिटी पूरी है, अब इसका पेमेंट जो आपने करनी है वो आपने करनी है वेट में, केजीज में, तो आप फिर उसको पेमेंट जो है केजीज में करते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये कैच वेट का कॉन्सेप्ट ये वाला है। अच्छा, इन्वेंट्री मॉडल का मैंने आप लोगों को बता दिया है। मजीद इस पे जो है वो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर फीफो लीफो या जो भी मेथड जो किस तरीके से काम करते हैं। अभी मैं बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा आपको। तो इसमें हम सर केज वेट के हिसाब से क्वांटिटी लगाते हैं, क्वांटिटी और उसकी प्राइस।
किसमें? जो आपने केजी की एग्जांपल दी है, तो टी शर्ट जैसे है तो उस पर क्वांटिटी लगती है। टी शर्ट्स में तो क्वांटिटी, फिर वो कैच वेट नहीं होता ना। ऐसा आइटम, रिपीट कर रहा हूं, ऐसा आइटम जो के जिसके यूनिट ऑफ मेजर मल्टीपल हो। मल्टीपल से मुराद है कि अगर केजीज में परचेज कर रहे हैं, केजीज में ही पेमेंट करनी है, केजीज में ही यूज करना है उसको, हर तरीके से केजी में ही है, तो वो कैश वेट आइटम नहीं होता। ऐसा आइटम जिसकी परचेजिंग आप फॉर एग्जांपल केजीज में कर रहे हैं, यूज आप कर रहे हैं उसको नंबर्स में, तो वो कैश वेट हो सकता है। परचेज आप नंबर्स में कर रहे हैं, पेमेंट आप जो है वो केजीज में कर रहे हैं, तो वो भी कैश वेट हो सकता है। जहां पे दोनों चीजें काउंट होती है ना, वेट की और क्वांटिटी भी, वेट एंड क्वांटिटी, इन दोनों में फर्क है। क्वांटिटी मतलब काउंटिंग और वेट मतलब केजीज है, क्या है, ठीक? तो उस सूरत में वो कैच वेट कहलाता है। इसमें जब कैश वेट में, इसमें फिर हमने मजीद डिफाइन करना होगा, वो आगे जाके फिर बताना पड़ता है जब, जी एग्जैक्टली। ये सिर्फ यहाँ पे वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है, जो प्रोडक्ट आप क्रिएट करने जा रहे हैं क्या वो कैच वेट तो नहीं है। वंस मतलब अगर कोई पहले से प्रोडक्ट बनी हुई है तो उसको आप कैच वेट नहीं बना सकते, और कैच वेट नहीं बना सकते, और अगर आपने कैच वेट बना दिया उसको, तो उसको आप नॉर्मल विदाउट कैच वेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए वो ऑन द टाइम ऑफ क्रिएशन ही पूछ रहा है आपसे कि भाई इसका जो है टाइप जो है कैच वेट तो नहीं है। कैच वेट होगा तो फिर वो आपको पूरा नहीं आगे जाने देगा, फिर आगे पूरा कैच वेट ही चलेगा। कैच वेट की जितनी फंक्शनैलिटी है वो सब इनेबल हो जाएंगी। आगे फंक्शनैलिटीज भी है इसकी कैच वेट की, जी। अगर आपने कैच वेट नहीं किया तो वो जितनी भी फंक्शनैलिटी है कैच वेट की वो सब डिसेबल होंगी। इसकी एग्जांपल जो ऑलरेडी आप लोग परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, वो लाइन में देख रहे होंगे, CW के नाम से आ रहा होता है उसमें लाइंस के अंदर, वो मैं अभी दिखा भी देता हूं आपको, बट वो इनेबल नहीं होता। अगर कैच वेट पे क्लिक होता, चेक लगा होता वो आइटम, तो वो इनेबल होता। मैं अभी दिखा देता हूं, राइट। ओके, उसके बाद है आइटम ग्रुप। आइटम ग्रुप क्या होता है? ये वो वाहिद ग्रुप है जो के इस आइटम को इंटीग्रेट करता है विद जीएल। आइटम ग्रुप इंटीग्रेट करता है जीएल के साथ। अगर आपने आइटम ग्रुप नहीं लगाया तो आपकी ट्रांजैक्शन जीएल में नहीं जाएगी। क्लियर ये बात? इसका भी व्यू डिटेल में जाके आप देख सकते हैं कि कितने मेरे आइटम ग्रुप। अब ये देखें, ये सब आइटम ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, और ये देखिए परचेज पे ये जीएल कोड लगे हुए हैं। ये वो वाहिद जगह है जिससे कि आपकी इंटीग्रेशन होती है जीएल के साथ। इस आइटम ग्रुप के अलावा कहीं पे भी आइटम की और जीएल की इंटीग्रेशन आपको नहीं मिलेगी। अब इसी के अंदर हमने बता दिया कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एफए फिक्स एसेट जो कंप्यूटर एसेट्स, वो किस अकाउंट में परचेज करेंगे तो हिट होगा, तो ये सारी चीजें यहाँ आ रही है कि भाई प्रोडक्ट रिसीट होगी, ये वाला अकाउंट हिट होगा। एक्सपेंडिचर, परचेज एक्सपेंडिचर यहाँ आएंगे, राइट। क्लियर है ये बात? ओके। और इसमें ऊपर सेल, जो चीजें हम परचेज कर रहे हैं फिक्स एसेट, हमारे पास सेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम कोई ऐसे रिटेल आउटलेट या कोई ऐसी चीज होते जिससे कि हम परचेज भी करते और सेल भी करते, तो यहाँ के सेल पे भी आपको ये अकाउंट नजर आते। लाइक लुब्रिकेंट, किस पे, किसी चीज पे तो होगा। फ्रेंचाइज देखिए लाइव में चेक कर, किसमें? लाइव में होगा। नहीं ये लाइव का ही तरीका है। चले मैं देख लेता हूँ इसको। ये सेल ऑर्डर यहां से हिट होता है, परचेज ऑर्डर यहां से हिट होता है, इन्वेंट्री यहां से हिट होती है, ठीक। अगर हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता तो ये वाले अकाउंट हिट होते। ये बात क्लियर है? यस।
अच्छा एक चीज और, इस ग्रुप के ऊपर आप सेल टैक्स ग्रुप लगा सकते हैं, आइटम सेल टैक्स ग्रुप लगा सकते हैं और परचेज टैक्स ग्रुप भी लगा सकते हैं। सही, दोनों लगा, बट आइटम के ऊपर भी लगा सकते हैं, वो आगे चल के मैं अभी दिखा रहा हूं। इंडिविजुअल भी लगेगा जी और जी ग्रुप में exactly। भी डायरेक्टली। ग्रुप पे लगा देंगे तो उस ग्रुप के जितने भी आइटम होंगे उस पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ऑटोमेटिकली जो उस ग्रुप से पर्टेन करेगा सब पे लग जाएगा। बट आपको चाहिए होता है कि कुछ आइटम एग्जेम्प्टेड है फॉर एग्जांपल, तो वो फिर एग्जेम्प्ट नहीं करेगा। जब आपने ग्रुप पे लगा दिया तो आप यूं समझ लें कि उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स है सब पे लग गया। दूसरा तरीका इसका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप आइटम पे लगा दें। हमने यहां से इसका ग्रुप जो है वो फॉर एग्जांपल ये वाला ले लिया, ठीक, आइटम ग्रुप और आइटम मॉडल ग्रुप, इन दोनों में डिफरेंशिएट है बहुत ज्यादा। आइटम ग्रुप और आइटम मॉडल, मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट बता देता हूं अगेन। आइटम मॉडल ग्रुप आपकी कॉस्टिंग के काम आता है कि कौन सा कॉस्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं। आइटम ग्रुप आपका जीएल से इंटीग्रेशन के काम आता है। आइटम ग्रुप नहीं लगाया तो जीएल में ट्रांजैक्शन नहीं होगी, आइटम मॉडल ग्रुप नहीं लगाया तो आपकी कॉस्टिंग नहीं होगी। ठीक, क्लियर है? बिल्कुल। ये दोनों नाम याद रखिएगा, आइटम मॉडल ग्रुप और आइटम ग्रुप, सिर्फ बीच में मॉडल आ जाता है, ये याद रखिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइटम ग्रुप क्या है तो आइटम मॉडल ग्रुप क्या है। ठीक ठीक है। थर्ड चीज है स्टोरेज डायमेंशन। स्टोरेज डायमेंशन क्या होता है? वेयर हाउस नहीं होता। आपसे ये पूछता है कि भाई आपने स्टोरेज किस तरीके से करना है, साइट वेयर हाउस लोकेशन करना है, साइट पे करना है, साइट और वेयर हाउस पे करना है, या तीनों पे करना है? ये बात क्लियर है? अच्छा, इसमें भी हम क्रिएट कर सकते हैं अगर फर्दर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वही राइट क्लिक ये बिल्कुल आप राइट क्लिक करके आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको ये बताएगा कि आपने क्या क्या चीजें करनी है। देखें हर एक का अपना अपना सेटअप है। सही, ये हमारे क्रिएट करता है, ये नीचे टेस्ट वेयर हाउस लोकेशन जो बना हुआ है ना, ये टेस्टिंग के लिए क्रिएट हो गया हुआ है, राइट। ये न्यू का बटन आ रहा होता है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। बट इनके अपने फंक्शन हैं, इनके अपने फंक्शन हैं सबके, ठीक है। फिजिकल इन्वेंट्री क्या होगी, फाइनेंशियल इन्वेंट्री क्या होगी, कवरेज प्लान, परचेज प्राइस पूछेगा ये आपसे परचेज के वक्त, सेल के वक्त। सही, ये क्लियर है सब? ठीक है। ऊपर अगर आप देखेंगे जिसमें साइट और वेयर हाउस है तो इसमें आप देखेंगे कि साइट के सामने चेक लगा हुआ है और लोकेशन वेयर हाउस के सामने चेक लगा हुआ है। इट मींस जिस आइटम की स्टोरेज डायमेंशन आपने SW सिलेक्ट कर ली तो वो आपसे ऑन द टाइम ऑफ परचेज, ऑन द टाइम ऑफ सेल्स, ऑन द टाइम ऑफ इन्वेंट्री, एवरीवेयर, हर जगह पे वो आपसे पूछेगा कि भाई किस साइट से आपने किस साइट पे रिसीव करना है, किस वेयर हाउस पे रिसीव करना है, ये परचेजिंग के वक्त, किस साइट पे सेल करना है, किस साइट से सेल करना है और किस वेयर हाउस से सेल करना है, ये सेल ऑर्डर पे, किस साइट पे स्टोर करना है, किस वेयर हाउस पे स्टोर करना है, ये इन्वेंट्री। तो ये तीनों लोकेशंस पे, यानी कि तीनों दफा, यानी कि परचेज करते हुए, स्टोर करते हुए, सेल करते हुए वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा कहां पे स्टोर करना है, कहां से सेल करना है। और अगर हमने SWL, ये हमारे नाम है, ये जरूरी नहीं यही नाम हो, ये हमने बनाए नाम, तो आप कभी इन केस के कहीं कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, कहीं नई एंटिटी बनाने जा रहे हैं कहीं, तो आप अपने नाम भी रख सकते हैं। ये SW मतलब साइट वेयर हाउस है, SWL मतलब साइट वेयर हाउस लोकेशन है। अब आप देखेंगे साइट वेयर हाउस लोकेशन के बाद पे जब हमने क्लिक किया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नजर आ गई कि भाई इसमें ही आपको कह रहा है लोकेशन भी पूछिएगा। बेसिकली हायरार्की क्या होती है, हायरार्की क्या होती है स्टोरेज की, सबसे टॉप पे होती है साइट, उस साइट के अंदर मल्टीपल वेयर हाउसेस हो सकते हैं,
एक वेयर हाउस भी हो सकता है और मल्टीपल वेयर हाउसेस भी हो सकते हैं। क्लियर है? एक वेयर हाउस के अंदर मल्टीपल लोकेशंस भी हो सकती हैं और एक लोकेशन भी हो सकती है, उल्टा नहीं चल सकते। सही। साइट सबसे टॉप पे होती है, ओके, उसके नीचे हायरार्की है बाकायदा, सबसे ऊपर साइट होती है, उसके बाद वेयर हाउस होता है, उसके बाद लोकेशन होती है। कहीं पे भी आप उल्टा नहीं कर सकते कि भाई मैं पहले लोकेशन क्रिएट कर दूं, फिर मैं वेयर हाउस क्रिएट करूं, फिर मैं साइट क्रिएट करूं। सिस्टम नहीं करने देगा आपको। अच्छा, जब आप लोकेशन क्रिएट करने जाएंगे, वो भी हम आगे चल के देखेंगे, तो वो आपसे पूछेगा कि ये जो लोकेशन क्रिएट कर रहे हो ये कौन सा वेयर हाउस में क्रिएट करना है। जब आपने वेयर हाउस बनाया नहीं होगा तो वो आपको करने नहीं देगा। सेम थिंग जब आप वेयर हाउस बनाने जाएंगे तो वो कहेगा कि भाई मुझे ये बताओ साइट कौन सी है। जब आपने साइट नहीं बनाई होगी तो फिर वो आपको क्रिएट नहीं करने देगा। स्टोरेज डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, इसमें दो चीजें और भी हैं, पैलेट आईडी और लाइसेंस प्लेट और इन्वेंट्री स्टेटस। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है? यहाँ पे आपकी मर्जी है कि स्टोर साइट एंड वेयर हाउस ले रहे हैं या फिर साइट वेयर हाउस लोकेशन ले रहे हैं। जस्ट एक लोकेशन ऐड हो जाएगी। ये आपके डिपेंड करता है कि आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। सही है। अगर आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में एक वेयर हाउस के अंदर मल्टीपल लोकेशंस आती हैं तो आप लोकेशन क्रिएट करेंगे। अगर आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में लोकेशंस नहीं आती तो आप लोकेशन क्रिएट नहीं करेंगे। जस्ट आपने कहा मेरी एक साइट है, उस साइट में मेरे 3 वेयर हाउसेस बने हुए हैं अलग अलग, तो आपने जस्ट साइट और वेयर हाउस सेलेक्ट कर लिया। अगर आप कहते हैं नहीं मेरे वेयर हाउस में जब मैं अंदर जाता हूं तो मुझे 4 अलग अलग लोकेशन मिलती हैं, फिर आपको लोकेशन भी क्रिएट करनी पड़ेगी कि भाई लोकेशन 1 2 3 4। ओके, राइट। तो फिर आपको लोकेशन भी क्रिएट करनी पड़ेगी। कोई सवाल है इसके मुतालिक तो पूछ ले, स्टोरेज डायमेंशन के मुतालिक। फिर मैं आगे जाके आपको उसकी इन्वेंट्री स्टेटस और जो पैलेट आईडी है वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को कि भाई वो क्या चीज होती है। अभी तक तो सही। क्लियर? अच्छा, इसके बाद नीचे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रैकिंग डायमेंशन ग्रुप। ट्रैकिंग डायमेंशन ग्रुप, नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि हमें अगर किसी प्रोडक्ट की ट्रैकिंग करनी है, यूपीसी एसकेयू नो बताना, ओके, ट्रैकिंग करनी है मतलब ये कि हमें उसको सर थोड़ा तेज जा रहे हैं। कौन है बात कर रहे हैं? सही चल रहा है सर। ओके, ट्रैकिंग डायमेंशन का मतलब ये होता है कि हमें अपनी उस प्रोडक्ट की ट्रैकिंग करनी है। मिसाल के तौर पे हमारी जो प्रोडक्ट है, हमें इस प्रोडक्ट पे कोई बैच नंबर नहीं होता हमारा, कोई मैन्युफैक्चरिंग नंबर नहीं होता, कोई सीरियल नंबर नहीं होता, कोई बारकोड नंबर नहीं होता। बट फॉर एग्जांपल हम कंपनी होते कोई मैन्युफैक्चरिंग लॉट नंबर, जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसके ऊपर बैच नंबर भी होता है, सीरियल नंबर भी होता है, बारकोड नंबर भी होता है, लॉट नंबर भी होता है। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग डायमेंशन। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग। आप किसी शॉप पे जाते हैं और अपनी प्रोडक्ट उठाते हैं, अपनी जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं या आपकी अपनी कंपनी, उस प्रोडक्ट को उठा के आप बैच नंबर देखते हैं। मैं आज की एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं कैनवुड में था, आज भी मैं किसी कैनवुड की शॉप पे जहां पे ये प्रोडक्ट रखी होंगी, मैं सिर्फ प्रोडक्ट देख के उसकी पूरी ट्रैकिंग बता दूंगा। उसकी ट्रैकिंग क्यों बता दूंगा, कैसे बता दूंगा? क्योंकि उस पे मेरा पूरी सीरियल नंबर आ रहा होता है, बारकोड आ रहा होता है। बारकोड वो मेरा खुद का क्रिएट करदा बारकोड है पूरा, तो मैं आपको उस बारकोड को देखते हुए बता दूंगा कि ये कब बना था, कब आया था, कब सेल हुआ था, इसका सीरियल नंबर पूरा बारकोड उसके अंदर आ रहा होता है कंप्लीट। तो दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग, मतलब ट्रैकिंग डायमेंशन का पता चल गया। मैं पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जाके ट्रैक कर लूंगा ये प्रोडक्ट कब की है, प्रोडक्ट की हिस्ट्री मुझे मिल जाएगी, पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। ओके, ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ ये, इसका फायदा क्या होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट
एक वेयर हाउस से निकल के किसी दूसरे वेयर हाउस में जाती है, तो आपको ये पता होता है कि मेरे उस वेयर हाउस के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट किस किस सीरियल नंबर के साथ या बारकोड नंबर के साथ मौजूद है। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग डायमेंशन। ट्रैकिंग मतलब आपको ट्रैक हो रहा है ना, आपको अपनी प्रोडक्ट की ट्रैकिंग हो रही है कि भाई एक वेयर हाउस से कौन कौन सा माल मेरा नहीं। इसी तरीके से जो मेन वेयर हाउस है उसमें भी जो जो बारकोड पड़े होंगे ना वो भी आपको पता होंगे, जो जो सीरियल नंबर पड़े होंगे वो भी पता होंगे कि भाई मेरे इस वेयर हाउस के अंदर ये सीरियल नंबर पड़े हुए हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है, इनकी एक्सपायरी। फॉर एग्जांपल आप बैच और उसकी बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, मेडिसिन के ऊपर एक्सपायरी होती है, उसके ऊपर बैच नंबर भी होता है। तो अगर ये चीज ना हो अच्छा, उसकी जो कंजम्पशन होती है ना वो फीफो बेस होती है। जो ऐसी चीजें होती है ना, कोई भी, ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा, कोई भी ऐसी चीज जिसकी एक्सपायरी होती है उसकी कंजम्पशन ऑलवेज फीफो बेस्ड होती है, कि जो आज बनी है वो आज निकलेगी, पहले निकलेगी, यानी कि जो कल बनेगी वो कल निकलेगी। ऐसा नहीं हो सकता जो आज की प्रोडक्ट है वो रखी हुई है, आपने कोने में कॉर्नर में करके दबा दिया और 2 साल तक दबी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी एक्सपायरी होती है वो फीफो बेस निकालता है। सबको पता है फीफो क्या होता है। फीफो पता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर? ट्रैकिंग डायमेंशन समझ आ गया सबको? अच्छा, इसमें ये पूछना था, जैसे अभी आपने व्यू डिटेल में जाके सारी चीजें दिखाई कि परचेज कब हुआ, फिर तो ट्रैकिंग में भी जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि कब मैं हिस्ट्री में, तो इस तरीके से आज इसमें आएगा व्यू डिटेल भाई मैं उस पर पहुंचना तो दो सही है। अब ये देखें, मैं ये कह रहा हूं कि ये बैच नंबर है, ओके, ये नन है। अब पहले नन पे देखें कि किसी के ऊपर भी टिक नहीं लगा हुआ। इसका मतलब अगर मैं नन सिलेक्ट करता हूं तो मुझे ट्रैकिंग की नीड नहीं, राइट? कोई एक्सपायरी नहीं है उसकी, कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बनाता हूं, ये देखें, मैंने इसको कहा कि मुझे सीरियल नंबर चाहिए, ठीक है, और सीरियल नंबर कंट्रोल चाहिए, और ऑन द टाइम ऑफ पैकिंग स्लिप वो मुझसे लाजमी पूछे कि भाई कौन से सीरियल नंबर की प्रोडक्ट आप भेज रहे हो। परचेजिंग पे भी अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो परचेजिंग पे भी पूछेगा कि भाई क्या चीज आई है, और सेलिंग पे भी इनेबल कर दोगे, सेलिंग पे भी पूछेगा आपसे कि भाई ये इनेबल कैसे होता है, ये देख लें आप। ये देखें, परचेज, सेल्स, ट्रांसफर, फाइनेंशियल इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री, मैंने सब पे ऑन कर दिया। तो अगर मैं ये सब पे ऑन कर देता हूं, सीरियल नंबर एक्टिव कर देता हूं, तो ये आपकी कोई भी प्रोडक्ट विदाउट स्कैनिंग या सीरियल नंबर के बगैर आपको जाने नहीं देगा। आपने परचेज ऑर्डर पे लगा दिया तो परचेज करते हो, जब आप परचेज करेंगे ना, पैकिंग स्लिप बनाएंगे कि प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं, तो पूछेगा मुझे बताओ कि किस सीरियल नंबर से आई है। आपने सीरियल नंबर इंटर करेंगे तो वो रिसीव कर लेगा। अगर आपने सीरियल नंबर नहीं डाला तो वो रिसीव नहीं करने देगा। सही है? इन द सेम वे सेलिंग पे, सेल करते हुए वो फिर आपसे पूछेगा बताओ क्या चीज जो बेच रहे हो उसका सीरियल नंबर क्या है। सीरियल नंबर के बगैर आपको बेचने नहीं देगा। और अगर आपने इस पे बैच नंबर भी इनेबल कर दिया तो बैच नंबर भी पूछेगा आप लोगों से। सही है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये था कि अगर सीरियल नंबर एक बार पहले यूज हुआ हो और हम किसी दोबारा नहीं करने देंगे। ओके, अच्छा, ये एक और ऊपर चीज आ रही है जो इसको भी देखना है। हम कह रहे हैं कि कोई भी सीरियल, कोई प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं ना, और उसको हम खुद कंज्यूम करें, तो वो कंजम्पशन से पहले
कंजम्पशन क्या चीज होती है, मिसाल के तौर पे मैं एसी बनाने जा रहा हूँ और मेरे पास जो है ना इसके पार्ट्स आए हुए हैं, वो आपको कंज्यूम नहीं करने देगा। वो कहेगा भाई जो आप इसमें पार्ट कंप्रेसर लगा रहे हो फॉर एग्जांपल, उसका सीरियल नंबर क्या है, कौन से वाला कंप्रेसर आप इसमें लगा रहे हो, यानी कि इस लेवल तक की ट्रैकिंग होती है। मतलब इतना बाउंड कर देगा। आपके जो पार्ट्स आते हैं ना, कोई किसी भी पार्ट्स आते हैं उनका भी सीरियल नंबर पूछेगा। कंज्यूम करने से पहले, बेच भी नहीं रहे आप, कुछ भी नहीं कर रहे, कंज्यूम कर रहे हो आप, उसको यूज करते हुए कोई और प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो ना, उस वक्त भी वो आपसे पूछेगा अगर आपने इस पे टिक लगा दिया। पहले तो हमने सेल पे लगाया, इन्वेंट्री पे लगाया, परचेज पे लगाया। अब वो आपसे कह रहा है कि भाई मैं कंज्यूम करूं तब भी पूछे मुझसे कौन सा कंज्यूम कर लिया आपने। मैंने तो आपको 100 कंप्रेसर दिए थे, मुझे 100 कंप्रेसर का हिसाब दे दो। तो वो अगर वो पूछेगा तो वो सारी पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस एसी में मैंने कौन कौन से सीरियल नंबर वाले कंप्रेसर लगाए। सीरियल नंबर इंटरनली जनरेट होगा, मतलब हम खुद जनरेट कर रहे होंगे जो परचेज हम कर रहे हैं। उसका सेटअप होता है। 2 टाइप्स के सीरियल नंबर होते हैं। वन इज ऑटो जनरेटेड, अगर आपने ऑटो जनरेटेड कर दिया उसको तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। सेकंड थिंग होती है कि नंबर सीक्वेंस में आपने उसको एक प्री फॉर्मेट बता दिया, जैसे कि मैंने कैनवुड में किया हुआ था, उसमें मैंने प्रीफिक्स बताया हुआ था और उसके बाद सारी चीजें बताई हुई थी और उसका एक सीक्वेंस नंबर जनरेट करवाया हुआ था। तो वो ऑटोमेटिकली उस प्रीफिक्स को रीड करता था और उसका सीक्वेंस नंबर जनरेट करके एक सीरियल नंबर जनरेट करता रहता था। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके सेटअप पे कि भाई आप क्या सेटअप करना चाह रहे हैं, ऑटो करना चाह रहे हैं या मैनुअल करना चाह रहे हैं। मैनुअल भी हो सकता है, 2 टाइप के ऑटो हैं और 1 ऑटो मैनुअल है, तो टोटल 3 हो गए। एक नंबर सीक्वेंस हो गया, एक ऑटो जनरेटेड हो गया 1 2 3, एक प्रीफिक्स के साथ हो गया और तीसरा मैनुअल। आप जैसे भी ऑन द टाइम ऑफ परचेजिंग आपसे फॉर एग्जांपल आप परचेज कर रहे हैं, परचेज उस सूरत में तो सीरियल नंबर आपके हाथ में नहीं है, वो तो आप अगर आप अपना स्टिकर लगाएंगे तो एक अलग बात है। अदरवाइज जिसकी प्रोडक्ट आपने परचेज की उसके ऊपर अगर कोई सीरियल नंबर है तो वो आपको एंटर करना पड़ेगा आपको। ये डिपेंड करता है कि आपका सेटअप क्या है। ब्लैंक इशू अलाउड और ब्लैंक कैसे करवाओगे? इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि भाई ब्लैंक जो है मैं अलाउ करवा दूं, लेकिन वो जब आप इस पे ब्लैंक पे अलाउ करेंगे तो ये आपको फिजिकल नहीं करने देगा। समझ रहे हैं? राइट, बाकी के चेक्स रिमूव करने पड़ेंगे जी, करने नहीं देगा ना आपको जी। ये बात समझ आ गई। ट्रैकिंग डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। ट्रैकिंग डायमेंशन, अगर आपने इसमें ट्रैकिंग डायमेंशन में कोई चीज बताई तो वो आपसे आगे जाके पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, अब जैसे मैंने सीरियल नंबर का ये बनाया है और मैंने ये सीरियल नंबर ले लिया, तो ना ये रिसीव करते हुए छोड़ेगा आपको, ना ये सेल करते हुए छोड़ेगा, ना ये इन्वेंट्री को पे छोड़ेगा आपको। इवन ये कि ट्रांसफर भी करने जाएंगे ना जब जी, भाई ट्रांसफर का मतलब है कि मैं एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में अपना माल ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो लाजमी पूछेगा बताओ कौन कौन से सीरियल नंबर आप ट्रांसफर कर रहे हो यहाँ से। उसका फिर फायदा ये होता है कि उसकी अच्छा एक रियल सिनेरियो हुआ कि एक वेयर हाउस में चोरी हो गई लास्ट कैनवुड में जब मैं था, तो उसका तकरीबन को 100-150 चोरी क्या जबरदस्ती हो गई थी कि गार्ड को बांध के और पूरा कंटेनर लोड करके एसी ले गए थे। हाँ, बहुत सारे एसी, उसके 50 या 60 एसी सक्खर से चोरी हुई है। 50 या 60 एसी 3-4-5 महीनों के बाद पिशावर से मिले। कैसे पॉसिबल हुआ? उसके ऊपर सीरियल नंबर मेंशन थे सब कि भाई ये सीरियल नंबर हमारे गए हैं। ट्रैकिंग डायमेंशन, जब वो सीरियल नंबर आपके मेंशन है उसके ऊपर, तो आप किसी भी दुकान पे रखा हुआ और वो सीरियल नंबर मेरे पास है, यार ये तो चोरी वाला है, मेरे पास लिस्ट है ना एक कि भाई ये मेरे वेयर हाउस है। तो ये एक रियल एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ट्रैकिंग डायमेंशन की। ट्रैक वहां से भी ट्रैक हो गया कि भाई ये तो चोरी वाला है, वहां से पकड़े थे फिर। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद है इन्वेंट्री यूनिट। अब यूनिट ऑफ मेजर
बेसिकली 4 होते हैं। सही। यूनिट ऑफ मेजर पता है ना सबको क्या होता है? हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई यूनिट ऑफ मेजर होता है कि भाई वो क्वांटिटी में होता है, केजीज में होता है, ईच में होता है, नंबर्स में होता है, पीसेस में होता है, बॉक्स में होता है, किस चीज में होता है, तो ये यूनिट ऑफ मेजर होता है। अब ये 4 यूनिट ऑफ मेजर है। इन्वेंट्री कि आपकी इन्वेंट्री जो शो हो वो किस में शो हो, बॉक्सेस में शो हो, मैट्रिक टन में शो हो, टन में शो हो, या लीटर्स में शो हो, या फिर उसमें केजी ग्राम्स में शो हो, बॉक्सेस में शो हो, किस में शो हो, तो वो आप यहाँ पे बता देते हैं। मैंने कहा कि भाई ईच इन्वेंट्री मेरी ईच में हो, टी शर्ट है मेरी ईच में शो होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा मैं परचेज जो करूंगा वो भी ईच में करूंगा। अच्छा एक बार क्लियर कर दूं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मैंने पहले बताया था आपको, अलग अलग भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे, कि नेचर प्रोडक्ट क्या है। अच्छा अगर मैं इन्वेंट्री और परचेस का दोनों यूनिट अलग कर दूं तो क्या वो कैश शर्ट बन जाएगा? ऐसे नहीं बनेगा ना, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे कैच वेट करने नहीं देगा, ऐसे नहीं करने देगा। अच्छा 2 टाइप्स होती हैं, एक इंटर क्लास यूनिट ऑफ मेजर होते हैं और एक इंट्रा क्लास यूनिट ऑफ मेजर होते हैं। इंटर क्लास वो होते हैं जो कि सेम क्लास से ताल्लुक रखते हो, जैसे कि केजी हो गया, ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, या कोई इस तरीके से टन हो गया, ये एक ही क्लास के होते हैं। और इंट्रा क्लास क्या होते हैं कि जिसमें के आप केजी में परचेज कर रहे हैं और ईच में कंज्यूम कर रहे हैं, वो जो अभी हम बात कर रहे थे, वो आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसकी कन्वर्जन भी हमारी लग सकती है कंजम्पशन पे। इसमें कन्वर्जन ये है कि अगर यूनिट में हमने परचेज करा बल्क में और इन्वेंट्री हम ईच चीज करके रखा हूं, बल्क में परचेज करेंगे और फिर बल्क में क्या होगा तो नंबर ज्यादा परचेज नंबर तो हो गया कितनी देखो क्वांटिटी है ना, बल्क क्या बेसिकली, बल्क क्या, बल्क बताते खुद तो कोई चीज नहीं है, यूनिट ऑफ मेजर नहीं होता बल्क। डजन हो गया, केजी हो गया, डजन, हाँ डजन, लेकिन जो क्वांटिटी बेस्ड होता है ना वो उसमें डजन भी होता है, ठीक है, ईच भी होता है, पीसेस होते हैं, ये चीजें होती है, उसमें डिफाइन कर सकते हैं और यूनिट हाँ कर सकते हैं। फिर आपको जाके अगर मैं फर्ज करो कि मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैं इस इन्वेंट्री को केजी कर देता हूं, आपको कन्वर्जन में जाके बताना पड़ेगा कि भाई आपने 100 क्वांटिटी जो होंगी वो मेरी 5 किलो होगी, तो इन्वेंट्री वो आपको केजीज में दिखाएगा, 5 केजी बचा हुआ है, 5.4 है, 4 पॉइंट समथिंग है वगैरह। जैसे हम उसमें कंस्ट्रक्शन के उसमें जे बोर्ड खरीदते हैं, हम तो नंबर में बोलते हैं 1 कॉलम में 6 जे बोर्ड लगेंगे, मगर जो सप्लाई चेन के जो वेंडर होता है वो तो केजी में होता है, मेरे स्टील इतने किलो का 1 बोल्ट बन रहा है, हमें तो किलो से ताल्लुक ही नहीं है, हमें तो चाहिए 1 बोल्ट। ऐसा ही, मगर वो बोलता है कि भाई मैं तो वेट में दूंगा आपको, मेरा तरफ से ऐसा ही है कि जो हमारी कंजम्पशन है, हमें एक है ना, मुझे तो चाहिए 6 चाहिए, वो 6 वो तोल के दे देगा आपको, 2 किलो बन रहा है भाई, 2 किलो के पैसे, 2 किलो के पैसे लेकर, और इनके लिए तो पीसेस है, मेरे लिए तो नंबर में चाहिए, मुझे 6 चाहिए, चाहे वो 2 किलो बने या 3 किलो बने। अच्छा यहाँ पे जो सेल यूनिट कि भाई हम जो है ना सेल करना चाह रहे हैं उसका यूनिट ऑफ मेजर, और लास्ट वन है बॉम यूनिट। बॉम यूनिट क्या होता है, जहां पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे बॉम का कॉन्सेप्ट है, बिल ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट, बिल ऑफ मटेरियल का। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये किसी बॉम में लगेगी और उसका यूनिट ऑफ मेजर ये होगा, इसलिए ये डिफाइन किया जाता है। बट हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें प्रोडक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे बॉम यूनिट डिफाइन नहीं करेंगे। हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में जहाँ पे काम होता है। उसके बाद अभी हम देख रहे थे, अभी आप लोगों को मैंने बताया था आइटम ग्रुप के ऊपर सेल टैक्स ग्रुप जो है ना, सही है ये देखिए, परचेज सेल टैक्स ग्रुप और सेल्स टैक्स, सेल्स वाला 2 है ना, एक सेल टैक्स ग्रुप परचेजिंग पे, एक सेल पे, तो आप दोनों यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। परचेज करते हुए मैं इस पे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई ये मैं 13% लगा सकता हूँ, और सेल करते हुए भी मैं 13% लगा सकता हूँ। इसके मुताबिक कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ लें। अभी तक हमारी कोई ये प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हुई अभी, ठीक है। अच्छा ये चीज मैं और बता दूं, ये जो टिक का निशान, जो राइट का निशान आ रहा है ना,
इसका मतलब है कि अगर गैलन टू लीटर 1 गैलन इक्वल्स टू 40 लीटर यूनिट ऑफ कन्वर्जन फॉर हाँ ये वही है ना, सही। सही सारा वीडियो बता रहे थे कि हम तो कोई कुछ लोग गैलन मांगते हैं मगर लोग लेते हैं बिल्कुल सही है। ओके, ये जो राइट का निशान है, अगर इन केस आइटम पहले से मौजूद है, आइटम पीछे तो डाले जो ये ठीक है, नीचे इसका डिटेल आ रही है। द नंबर हैज ऑलरेडी बीन असाइन्ड टू अ प्रोडक्ट, स्पेसिफाई न्यू नंबर। ओके ठीक है, क्लियर हो गई बात? अगर आप सेम खोल रहे हो इन केस कोड नाम नहीं, अच्छा नाम पे कोई उससे एतराज नहीं है, अच्छा। नाम कुछ भी रख दो, सिर्फ प्रोडक्ट नंबर पे करेंगे, नंबर सेम नहीं होना चाहिए। यूनिक आईडी सही है यूनिक वीडियो पर यूनिक है। हां ये तो मेजर्स की 2 पीएनजी ये वाला जो प्रोडक्ट क्रिएट वाला फॉर्म है ये कंप्लीट हो गया। कोई इसमें बिल्कुल। सवाल पूछना सीरियल चाहिए? नंबर किस तरह सीरियल नंबर बताया तो है नहीं किस वाले वो सेटअप होता है उसका अलग से। वो अलग से होता है, इसमें नहीं है। प्रोडक्ट इन होगा। एक मिनट, सीरियल नंबर का ये जो ट्रैकिंग ऑप्शन है, ओके अगर आपने ट्रैकिंग डायमेंशन में सीरियल नंबर को इनेबल कर दिया, यहाँ से तब चाहिए ये वाला इनेबल कर दिया ना आपने, फिर जहां जहां ट्रांजैक्शन करेंगे ना आप, ये तो मास्टर प्रोडक्ट क्रिएट होने जा रही है ना। बात समझे इस बात को कि मास्टर प्रोडक्ट क्रिएट होने जा रही है और आपने इसमें ट्रैकिंग डायमेंशन सीरियल नंबर को इनेबल कर दिया, तो जब जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपसे सीरियल नंबर मांगता रहेगा। अगर 1000 क्वांटिटी आपने मंगवा ली तो आपको 1000 की 1000 सीरियल नंबर डालने पड़ेंगे कि भाई मुझे बताओ कौन कौन सी प्रोडक्ट आई। ठीक है, तो इसलिए यहां से हमने ओके किया। ठीक, ये हमारा आइटम क्रिएट हुआ। अच्छा, ये आइटम क्रिएट हुआ है। अभी आप लोगों ने जो स्क्रीन पे जो 10-12 फील्ड देखी, सिर्फ यही फील्ड नहीं है। अब मैं आपको मजीद इसके अंदर दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके ऊपर हमने डबल क्लिक किया, इसके ऊपर हमने डबल क्लिक किया तो अब ये आपका ये एडिट का बटन भी दबा दो। अच्छा, ये देखिए ये वेरिएंट बंद आ रहे हैं, डिफॉल्ट प्रोडक्ट वेरिएंट, क्योंकि ये प्रोडक्ट मास्टर से परटेन नहीं करता इसलिए ये सब चीजें बंद है। सही है। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो लिखना चाहते तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी जा सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इनेबल नहीं है। प्रोडक्ट इमेज भी लगाना चाहे तो प्रोडक्ट इमेज भी लगा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे लोड हो जाती है। जब आप उस प्रोडक्ट को देखेंगे तो उसकी एक पिक्चर भी होगी, क्योंकि हर बंदे को नहीं पता होता कि भाई, नाम से नहीं पता होता कि ये क्या चीज हो सकती है, तो उसकी प्रोडक्ट की इमेज होती है तो वो देख के समझ जाते हैं अच्छा इसका ये नाम है। सही है ना। तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं पिक्चर। अच्छा, इस इमेज को सर हम इनवॉइस तक लेके जा सकते हैं, इनवॉइस प्रिंट तक, जब हम इनवॉइस प्रिंट करते हैं। हाँ, कर सकते हैं। ओके ओके, ये अब आ जाए जो फर्स्ट पेन था जनरल, ये जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब आ जाए इसकी परचेज की इंफॉर्मेशन। अब परचेज की जो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप डालेंगे वो ऑन द टाइम ऑफ परचेज, ऑन द टाइम ऑफ परचेजिंग पर यहाँ से वो डेटा उठाएगा। ठीक है, कहाँ से डेटा उठाएगा ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कहाँ से, जब हम परचेज ऑर्डर पे आएंगे तो। लेकिन अभी आप लोगों के लिए इतना ही काफी है कि भाई यहाँ पे ये हमने ईच डिफाइन किया था। यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऑन द टाइम ऑफ परचेजिंग ओवर डिलीवरी और अंडर डिलीवरी एक्सेप्टेबल है, तो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि हाँ है। बात समझ आ रही है जी कि भाई इन टर्म ऑफ परसेंटेजेस, इन टर्म ऑफ परसेंट 5% अलाउ करता हूं मैं अंडर डिलीवरी मिसाल के तौर पे, और मैं जब भी परचेज करूं 5% से ज्यादा कम डिलीवरी ना आए मेरे पास, तो वो आपको 5%, मिसाल के तौर पे आपने 100 क्वांटिटी का ऑर्डर किया था, सही है। ठीक है, और आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 5% और वो लेके आ गया 80, तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा।
95 लाना था। एटलीस्ट 95 होगी तो वो एक्सेप्ट करने देगा आपको, अदरवाइज नहीं करने देगा। इसी तरीके से ओवर डिलीवरी, कि ओवर डिलीवरी आपने 100 का ऑर्डर किया था बट वो लेके आ गया 105 110, तो जो परसेंटेज आपने यहाँ डिफाइन की होगी उतना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और ये यहाँ पे हम परसेंटेज में डालेंगे, क्वांटिटी में नहीं डाल सकते। नंबर डालोगे खुद ही परसेंट में आएगा। अच्छा, ये परसेंट ही है, परसेंट परसेंट ही है। असल में ये एक मिनट यहाँ पे एक मिनट, ये नीचे मैसेज पढ़ें। The percentage which the product basic quantity is all एक मिनट, ये यूं मैंने किया, allowed to exceed the order quantity। जिस फील्ड के ऊपर भी आप क्लिक करते हैं ना, उसके नीचे उसकी नरेशन आती है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नीचे डिस्प्ले पे आ रही होती है, ये देखें। लेस। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद है चार्जेस। चार्जेस क्या चीज होती हैं, कैसे काम करते हैं, ये मैं आपको ऑन द टाइम ऑफ परचेजेस और सेल्स दोनों टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चार्जेस काम करेंगे, ये आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ये जो चार्जेस हैं जो भी आप डालेंगे इसमें, ये इंक्लूसिव इन यूनिट प्राइस। अगर आपने कोई चार्जेस लगा दिए तो वो यूनिट प्राइस में इंक्लूड करने या नहीं करने, उसका सेटअप है। अच्छा, अलग से दिखाना है या रेट के अंदर शामिल करना ये है? फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जो भी रेट हो कहीं से भी उठे, ये 10 रुपए तो मेरे ये चार्जेस लगने ही लगने इसके ऊपर, तो वो और इंक्लूड कर दो इसको यूनिट प्राइस में, तो क्या करेगा, जो भी प्राइस होंगे उसमें 10 + 10 जो है ना वो ऐड कर देगा। 100 का आइटम यहाँ से क्या 10 110 शो करेगा, 110 शो करेगा, वो यूनिट प्राइस में इंक्लूड कर देगा। और अगर आपने इंक्लूसिव पे टिक नहीं लगाया अलग से, तो वो अलग से शो करेगा कि भाई ये 10 रुपए अलग से। ठीक है। लाइन डिस्काउंट ग्रुप, ये कैसे काम करेगा, ये मैं आपको परचेज पे आएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको आइटम प्रोडक्ट की बात बता रहा हूँ, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की बात बता रहा हूँ। तो जो जो चीजें पर्टेन करेंगी परचेजेस से, वो परचेज ऑर्डर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आपको डिस्काउंट ऑफर होगा। ठीक है, इसी तरीके से मल्टी लाइन डिस्काउंट है, बायर के ग्रुप बनते हैं, वो आप इसके अंदर अच्छा क्रिएट करके लगा सकते हैं मुख्तलिफ, इसके अंदर न्यू क्रिएट करके इसके अंदर ग्रुप लगा सकते हैं मुख्तलिफ, कि भाई ये वो वेंडर है, ऑथराइज्ड वेंडर। आप अगर फर्ज करेंगे कोई ऐसा आइटम है जो कि आपने स्पेसिफिक इसी वेंडर से लेना है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ओके, तो ये वेंडर जब भी आप परचेज ऑर्डर बनाएंगे ऑटोमेटिकली ये उठ जाएगा। ठीक है, टॉलरेंस ग्रुप क्या है सर? आइटम प्राइस टॉलरेंस। अच्छा वो बंद है। यार इसका मैं बताऊंगा कि टॉलरेंस बेसिकली आइटम की प्राइस की टॉलरेंस होती है कि भाई कितने % अप डाउन होके, नीचे पढ़ लो आप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम प्राइस टॉलरेंस ग्रुप फॉर अकाउंट्स पेएबल इनवॉइस मैचिंग। भाई कितना टॉलरेंस आप कर सकते हैं, 2%, 5%, 10%, बट वो डिसेबल आ रहा है। बेसिकली टॉलरेंस होता है मैंने जितना ऑर्डर किया उससे ज्यादा आ गया, ये अंडर डिलीवरी और ओवर डिलीवरी। इसी तरीके से वो भी आपका टॉलरेंस ही होता है, ये भी टॉलरेंस होता है कि भाई आपने जो प्राइस की टॉलरेंस कितनी हो सकती है, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएंस। ये 3 वे मैचिंग के टाइम पे ये बड़ा काम आ रहा होता है। मतलब आप फिक्स कर देंगे, आप बोलेंगे इतनी 3 हो सकती है। नहीं, टॉलरेंस वही परसेंट का मतलब ऊपर नीचे हो सकता कितने है, परसेंट, 10% या ऊपर 20% नीचे हो सकता है। 1 लाख का माल था। ओके, उसके बाद ये सेल टैक्स ग्रुप मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाली जो ये चेक अगर नहीं लगाएंगे ना तो आपकी प्राइस अपडेट नहीं होगी। आपने अगर लेटेस्ट परचेज प्राइस पे टिक लगाया, ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा, इस डेट को जब जब इसमें परचेजिंग होती रहेगी उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी, और साथ अपडेट द आइटम ऑटोमेटिकली विद द लेटेस्ट परचेज प्राइस। ठीक है ना, कोई इसमें लेकिन ये टिक लगाना नहीं चाहिए ना? लगाना चाहिए जी, लगाना चाहिए ताकि आपकी लेटेस्ट प्राइस अपडेट होती रहे।
और अगेन फिर मैं ये कहूंगा कि आप लोगों का डिपेंड करता है कि आप लोगों का मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है बेसिकली। आपके बिजनेस मॉडल में अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो जो मैं परचेजिंग करता हूँ उसकी लेटेस्ट प्राइस मुझे पता चलती रहे, तो वो आपके ऑटोमेटिकली अपडेट करता है, हिस्ट्री बनाता है ये हिस्ट्री बनाता रहता है खुद। हम कभी जाने निकाल भी सकते हैं कि कितनी प्राइस में फ्लक्चुएशन है। ओके, अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट। अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट वो होता है जैसे कि मेरे 5 वेंडर हैं और मैं ये चीज इन 5 वेंडर के अलावा किसी और से नहीं लूंगा। सही है। तो आपने एक लिस्ट बनाई, अब दिखाता हूँ वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से, और आपने वो वेंडर को एक लिस्ट बनाई, उस आइटम में ऐड करवा दिया उन वेंडर्स को। ये जो आइटम हमने बनाया इसमें ऐड करा दिया ये वेंडर, 5 वेंडर, ठीक है, 5 अप्रूव्ड। उन 5 के अलावा, उन 5 के अलावा मैं किसी से ना लूं तो वो नॉट अलाउड पे आप चेक लगा दें। ओके, यहां से नॉट अलाउड। इसका मतलब ये हुआ कि जो अप्रूव्ड वेंडर होंगे ना उन्हीं से आप परचेजिंग कर सकते हैं, उसके अलावा आप जाके किसी को पीओ बनाएंगे तो वो आपको अलाउ वेंडर उठाएगा ही नहीं। ये वेंडर रिस्ट्रिक्शन है। सही है। क्लियर है ये बात? ठीक। ओके, उसके अलावा इससे ऊपर एक और चीज है कि वार्निंग ओनली, कि भाई मैं परचेज तो करूं, परचेज करूं, बट मुझे वो वार्निंग शो, वार्निंग शो करे कि भाई ये आपका जो आप लेने तो जा रहे हो बट ये आपका अप्रूव्ड वेंडर नहीं है। आपको वो पीओ बनाएंगे वार्निंग देगा, सही है। प्रोडक्ट रिसीव करेंगे वार्निंग देगा, इनवॉइस बनाएंगे वार्निंग देगा। मतलब ये कि हर लोकेशन पे, हर ट्रांजैक्शन पे वो आपको वार्निंग इशू करता रहेगा। ये आपका वार्निंग। और अगर आपने कहा कि नो चेक तो जाना रहेगा, खैर हो गई। खैर हो गई। अच्छा सर, इसमें वेंडर में ऊपर भी हमारे पास वेंडर की कैटेगरी है, तो वहां पे तो हमारे पास अप्रूव वेंडर ऑलरेडी आ रहे होंगे। नहीं, ये ना बेटा, इधर इधर हर चीज जो ना इधर, ये यहाँ पे आपको जो है ना वेंडर ऐड करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, ये मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये परचेज पैन के अंदर अप्रूव्ड वेंडर जो है ना यहाँ पे आ रहे होते हैं। यहाँ पे आप गए, आपने यहाँ पे ऐड किया, ये वेंडर्स आ रहे हैं सारे, ठीक है। और इसकी इफेक्टिव डेट और एक्सपायरी, कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, मामू, चाचू जो है ना वेंडर बन गया, आपने उसको शॉर्ट टाइम के लिए जो है ना उसको यहाँ पे उस डेट के बाद फिर ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा। ओके, ठीक है, उस डेट के बाद नॉट अप्रूव हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा ना, एक्सपायर हो जाएगा। उस एक्सपायर हो गया तो समझ लो कि नॉट अप्रूव, अप्रूव वेंडर लिस्ट से वो समझ लो एक्सपायर हो गया। तो ये यहाँ पे सेटअप बनता है इसका पूरा, कि आप यहाँ पे जितने वेंडर भी, आप जरूरी नहीं है 5, 1, 2 नहीं, 10 वेंडर ऐसे हैं जिनसे आप परचेजिंग करना चाहे तो आप अप्रूव वेंडर लिस्ट। और अगर आपने नॉट अलाउड पे चेक लगा दिया तो इस लिस्ट के अलावा वो आपको किसी और वेंडर को सेलेक्ट नहीं करना, नहीं देगा। क्लियर है बात? अच्छा भाईजान, जो लोग जूम पे हैं, मुझे सही आवाज आ रही है? आप लोगों को सुन रहे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह सही है आवाज जी, आवाज क्लियर है आपकी। अदनान भाई समझ में भी आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। ओके, थैंक यू। आप पूछ, अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक चीज बताइएगा सर, अभी आपने बताया कि मैं यहाँ पे 5 वेंडर्स जो हैं वो अप्रूव करवाता हूँ, या 10 वेंडर्स XYZ जितने भी है, जब मैं पीओ के ऊपर जाऊँगा, जब आप परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ, क्या वो स्पेसिफिक इस आइटम के अगेंस्ट में वो 10 वेंडर ही नजर आ रहे होंगे, इसके अलावा नजर नहीं आ रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? अच्छा ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप फॉर एग्जांपल आपने उन 10 में से कोई भी वेंडर सिलेक्ट नहीं किया, फॉर एग्जांपल, जी ठीक है, आप परचेज ऑर्डर बनाने जा रहे हैं, उस 10 में से आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया और यहाँ पे आपने नॉट अलाउड चेक लगा रखा है, तो जब आप आइटम ऐड करने जाएंगे तो वो आपको ऐड नहीं करने देगा। वो कहेगा कि ये जो वेंडर है जिसका आपने पीओ बनाया है, ये आइटम आप इससे नहीं ले सकते, अलाउ नहीं है। राइट? ठीक है, सही। अच्छा, अब आ जाए कि फॉर एग्जांपल
तो आपने वेंडर लिस्ट में जो उस वेंडर को ऐड भी किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐड भी किया हुआ है उस वेंडर को, तो वो आपको अलाउ कर देगा। और अगर आपने यहाँ पे वार्निंग शो कर दी तो आप किसी भी वेंडर से ले सकते हैं, बट वो आपको वार्निंग देता रहेगा हर जगह पे। ठीक है, समझ गया। उसके बाद सेल है। जिस तरीके से हमने परचेज का पूरा सेटअप देखा ना, सेम चीजें आपकी सेल के अंदर है, ठीक है। जो जो चीजें अभी आप लोगों ने परचेज में देखी हैं वो तमाम चीजें हमारी सेल में भी हैं। यूनिट ऑफ मेजर और ये सब चीजें इसमें भी आ रही होती हैं, चार्जेस भी आ रहे हैं। हेलो, चलिए जिस तरीके से हम लोग परचेज में सेटअप पूरा हमने किया था, इसी तरीके से सेल के वक्त भी हम ये ओवर डिलीवरी, अंडर डिलीवरी, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीजें बेशुमार किस्म की फील्ड सिस्टम में आ रही होती हैं, जैसे कमीशन ग्रुप है हमारे पास, कोई ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो इसमें कमीशन या सब चीजें, ये बेस प्राइस आ रही होती है कि भाई मैं कितने पे मुझे सेल करना है, वो आप इसमें बता देंगे कि मुझे जो है वो 700 की एक टी शर्ट सेल करनी है। ये जो प्राइस यूनिट है वो एक यूनिट का, यानी कि एक क्वांटिटी की 700 रुपए इसकी प्राइस है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे क्या चीज बता देते हैं, अगेन ये चार्जेस ग्रुप है। चार्जेस ग्रुप में आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। बाकी सेल डेट और एंड डेट, इनका ऐसे कोई हमारे यहाँ पे काम नहीं है। हाँ, अगर फॉर द टाइम बीइंग आपने इस आइटम की सेल लगाते हैं ना, इस आइटम की सेल लगाते हैं और उस डेट से और एंड डेट आपने, उसके अलावा वो उस डेट के अलावा आप इस आइटम को सेल नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ये आइटम जो ना 1 महीने के लिए मेरे पास आया है, 1 महीने के बाद मैं इस ऑफर है कोई, और इसके बाद मुझे सेल नहीं करना, इसको सेल ही नहीं करना, तो आपने इसमें सेल डेट स्टार्ट और एंड लगा दी, तो उस तारीख के बाद आप इस आइटम को सेल नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ स्टार्ट डेट डालें, एंड डेट ना डालें तो वो डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टार्ट दोनों भी फिर करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है एज सच। ये नीचे आपको मैसेज आ रहा था, द आइटम इज अवेलेबल टू बी सोल्ड, और यहाँ पे आ रहा है सेल ऑर्डर कैन बी एंटर्ड थ्रू दिस डेट, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे हमने परचेज में डाली थी चीजें, इसमें भी हम डाल सकते हैं, और इसमें भी आपकी चार्जेस और कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें हम डाल सकते हैं। इसमें डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, सेल कर सकते आएगा सारी चीजें। ये ऊपर देखो, ये लाइन डिस्काउंट, मल्टीपल, ये परचेज के अंदर है और ये सेल के अंदर है, ये सारी चीजें आ गई। ये सेल प्राइस यहाँ पे, मतलब ये मैं ऊपर वाले पैन भी आपको बताऊंगा ना। फॉरेन को छोड़ दें, मैनेज इन्वेंटरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैन है, इसको जरा समझ लीजिएगा, ठीक है। ये मेजरमेंट आप इसकी डाल सकते हैं कि भाई नेट वेट कितना होता है, टेयर वेट कितना होता है, ग्रॉस वेट क्या होता है। ये हर कोई यूज नहीं कर रहा होता, बट जहां पे केजीज और इनका कॉन्सेप्ट आता है आइटम्स में, तो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे फिजिकल डायमेंशन, डेप्थ, वेट, हाइट, वॉल्यूम, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं, इसमें सब चीजें बता सकते हैं इसमें।
ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि सीरियल नंबर ग्रुप, अभी हमने सीरियल नंबर की बात की थी। अगर आप यहाँ पे सीरियल नंबर कोई वहां उठाते तो यहाँ बना देंगे, डायमेंशन ट्रैकिंग जो होगी, ट्रैकिंग डायमेंशन जो होगी, उसमें अगर आपने सीरियल नंबर को इनेबल किया और आपने कहा कि सीरियल नंबर ग्रुप कोई डिफाइन कर दिया, तो उसको आपने ग्रुप यहाँ पे बता दिया उसका, अभी तो कोई नहीं आ रहा होगा, ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बता दिया, तो वो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर यहाँ से जनरेट करता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से बैच नंबर जो भी हमारा सीरियल नंबर के साथ बैच नंबर था, वो भी हमारा यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें ट्रांसफर ऑर्डर्स की क्वांटिटी, जैसे कि आप लोगों ने अभी एक फंक्शनैलिटी स्टार्ट की ट्रांसफर ऑर्डर की ना, एक जगह से दूसरी जगह, तो ओवर डिलीवरी और अंडर डिलीवरी का कॉन्सेप्ट इसमें भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। परचेज का मैंने बताया आप लोगों को, सेल का बताया, इसी तरीके से ट्रांसफर, ये इंटरनल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, बट सेम कंपनी की प्रीमिसेस है दोनों, ठीक है। ये इन्वेंट्री का ग्रुप यूनिट ऑफ मेजर आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये पैलेट क्वांटिटी और पैलेट, ये उस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ट्रैकिंग उसमें डायमेंशन के अंदर, जिसमें पैलेट और ये लोकेशन और ये इन्वेंटरी डायमेंशन जो मैंने बताया था, ये पैलेट वो पैलेट थी जिसमें पेवर आते हैं, एग्जैक्टली वही पेवर के नीचे जो पैलेट लगे होते हैं। नहीं, पैलेट बेसिकली ये होता है कि एक बहुत बड़े बड़े पैलेट होते हैं जिसके अंदर वो रैक्स बने होते हैं। ओके, वन पैलेट टू पैलेट, वन पैलेट के अंदर 7 आइटम्स आ गए, दिस इज कॉल्ड, जी जी, ये देखें क्वांटिटी पर लेयर, कि भाई एक पैलेट की पूरी स्पेसिफिकेशन आती है कि भाई कितनी लेयर्स हैं, कितनी क्वांटिटी होगी, एक लेयर के अंदर कितनी क्वांटिटी होगी, ये डिफाइन कर रहे होते हैं इसके अंदर। ये कैच वेट, ये देखें ये कैच वेट की सारी चीजें अभी बंद आ रही है, डिसेबल आ रही है। अगर ये कैच वेट आइटम होता तो ये चीजें इनेबल होती हमारी, तो कैच वेट हमारा आ जाता है यहाँ पे, और कैच वेट मिनिमम और मैक्सिमम, ये सारी चीजें यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे होते हैं। ये इंजीनियरिंग का जो पेन है, बेसिकली ये हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, यूनिट ऑफ मेजर, बॉम्ब का यूनिट ऑफ मेजर, और यहाँ पे हम जो है प्रोडक्शन टाइप हम बता रहे होते हैं कि भाई इसकी को प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, प्लानिंग है, बॉम्ब है, फार्मूला है, किसके थ्रू आप ये प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो ये उससे रिलेटेड सारी प्रोडक्शन पूल क्या है उसका, ये प्रोडक्शन पूल हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन ग्रुप यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और मेजरमेंट वही अगेन, वेट, डेप्थ, डेंसिटी, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही होती है, ये इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें। अच्छा, ये जो प्लान है ये भी आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जिसमें मास्टर प्लानिंग वगैरह की जाती है। तो यहाँ पे हम मास्टर कवरेज ग्रुप जो है ना लगा देते हैं, जिससे कि वो आपके जब मास्टर प्लानिंग चलाएंगे तो वो इस ग्रुप को देखते हुए वो रीड करेगा। ये हम बाद में चल के आप, अगर पार्ट है नहीं वैसे, लेकिन ओवरव्यू में आप लोगों को दे दूंगा इसका। उसके बाद है मैनेज कॉस्ट। ये देखिए आइटम ग्रुप हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, और कॉस्ट ग्रुप हमने यहाँ पे कोई भी डिफाइन नहीं किया हुआ। बेसिकली कॉस्टिंग, ये कौन सी कॉस्टिंग है, ये भी अगेन प्रोडक्शन वाली कॉस्टिंग है। प्रोडक्शन में मतलब ये है कि मेरे पास जो है ना मुख्तलिफ किस्म का रॉ मटेरियल आ रहा है, 10-15 किस्म का रॉ मटेरियल आ रहा है, उससे मिलके कोई छोटी प्रोडक्ट बनती है, कोई बड़ी प्रोडक्ट बनती है, और उन छोटी बड़ी प्रोडक्ट से मिलके एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट बन जाती है, एक प्रोडक्ट। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन एंड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो कॉस्ट ग्रुप हर लेवल पे जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो उसकी एक कॉस्ट होती है, 5-5 रुपए की 5-6 चीजें परचेज की आपने, 10-10 रुपए की 5-5, ठीक। आपने एक प्रोडक्ट बनाई, उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन, लेबर, बिजली, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सारी चीजें मिला के वो जो प्रोडक्ट बनाई छोटी प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट पड़ी 100 रुपए की, राइट। तो आपको वो बताएगा कि ये आपकी कॉस्ट बन गई 100 रुपए, एक चीज बनाई आपने। इसी तरीके से मुख्तलिफ चीजें बनाई जिनकी कॉस्ट किसी की 150, किसी की 200 बनाई, और वो तमाम कॉस्ट जो तमाम मटेरियल जो बनाया, सेमी फिनिश्ड आइटम होते हैं बेसिकली, वो आपने सब मिला के एक मेन प्रोडक्ट बनाई, मेन प्रोडक्ट। उसके बाद
मेन प्रोडक्ट बनाई तो उसमें वो तमाम जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया होगा उसकी कॉस्टिंग करके सेमी फिनिश्ड आइटम बनाए थे, उनकी जो उसकी कॉस्ट निकलेगी, उसकी कॉस्ट मिल के सबकी यानी कि जितना भी उसमें आइटम लगा होगा, तो मेन जो आपने एक पार्ट बनाया, जो प्रोडक्ट बनाई, उसकी कॉस्ट बनेगी। तो ये कॉस्टिंग पूरी एक साइंस है इसके पीछे कॉस्टिंग ग्रुप में, कि वो छोटी छोटी चीजों की भी कॉस्टिंग करके देता है कि भाई मुझे ये, अब इस बॉटल की एग्जांपल लें तो इसमें एक कैप है, एक बॉटल है, तो ये कैप कितने का पड़ा मुझे कैसे पता चलेगा? वो इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, 2 ग्राम 3 ग्राम एसिड यूज हुआ है, या एबीएस यूज हुआ है, या प्लास्टिक दाना यूज हुआ है, जिस भी चीज से उसकी एक कॉस्ट बनी, मुझे जो है ना 1.5-2 रुपए का ये आपका कैप बन गया और 4 रुपए की आपको ये बोतल बन गई। तो टोटल जब आपकी मिलके ये प्रोडक्ट बनी तो ये 6 रुपए की आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई आपकी। तो ये कॉस्टिंग ग्रुप जो है ना ये काम कर रहा होता है, ठीक है। और एंड में आपको बता देगा कि ये कॉस्ट आपकी, ये बॉटल आपकी 6 रुपए की पड़ी है कॉस्ट। दिस इज नॉट परचेजिंग प्राइस, दिस इज नॉट सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस। कि आपकी, अच्छा इस कॉस्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है? इसके अंदर लेबर भी शामिल होती है, इलेक्ट्रिक भी शामिल होता है इसमें, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी चीजें उसके अंदर सब शामिल होता है। और जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया होता है उसकी कॉस्ट भी शामिल होती है। सब मिला के फिर आपको वो एक कॉस्ट बना के देगा, पूरी एक कॉस्टिंग शीट बन जाती है जिसमें कि वो आपको एक एक चीज की डिटेल बता रहा होता है कि भाई ये बनाने के लिए एक एम्प्लॉय या जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है वो इतने चार्ज हुए हैं इसके ऊपर, इस 6 रुपए में 1.5 रुपया इसका लग गया, 1 रुपया इसका लगा रॉ मटेरियल इतने का, तो ये 6 रुपए आपके इस तरीके से बन गए। सही है। तो वो सारी एक साइंस पीछे इसके मैप होती है। लेबर कॉस्ट कैसे वो टैकल होती है? पूरी साइंस है इसके पीछे, पूरा लगता है। मशीनरी की कॉस्ट लगती है, मशीन भी तो डेप्रिशिएट हो रही है ना, बिल्डिंग की कॉस्ट लगती है, बिल्डिंग भी तो डेप्रिशिएट हो रही है ना, सारी चीजें लगती है। वो सब एक कॉस्टिंग ग्रुप पूरा बनता है, इसकी कॉस्टिंग शीट बनती है, उस शीट के अंदर पूरा डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर आप लगा देंगे तो ये अगेन वही कॉस्ट, लेटेस्ट कॉस्ट जो है ना वो अपने पास सेव करता रहेगा। आज ये 6 रुपए की पड़ रही है, 10-20 दिन, महीने 2 महीने के बाद यही चीज जो है 7 रुपए की हो गई, लेटेस्ट प्राइस वो अपने पास अपडेट कर लेगा। अच्छा, जो लेटेस्ट प्राइस है ये हम इसको देंगे? नहीं, आप नहीं देंगे, ये ऑटो कैलकुलेट करेगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। मैं और अगर कोई ऐसी चीज है कि जो आपने बनी बनाई परचेज की है, बनी बनाई परचेज की है, तो उसको भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से कॉस्ट प्राइस का। बना रहा है ना, और ये मट्टी परचेज कर रहा है, इसको मट्टी 6 रुपए की पड़ रही है, तो 10 दिन बाद इसको मट्टी 8 रुपए की पड़ने लगी, तो कॉस्ट प्राइस फर्क पड़ गया। और ये वाला जो ग्रुप है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये आइटम ग्रुप है, ये आइटम ग्रुप है जो कि आपकी जीएल के साथ इंटीग्रेशन है। अभी तक मैंने पूरा आइटम आप लोगों को दिखा दिया, कहीं पे भी जीएल की इंटीग्रेशन आइटम ग्रुप के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलेगी। सिर्फ आइटम ग्रुप वो वाइड जगह है जहां से आपकी ये वो फाइनेंशियल डायमेंशन है कि आपकी जीएल कोड तो मैंने बता दिया, जीएल कोड तो मैंने बता दिया आइटम ग्रुप की मदद से, बट फाइनेंशियल डायमेंशन क्या होंगे, उसका बिजनेस यूनिट क्या होगा, डिपार्टमेंट क्या होगा, उसकी फ्रेंचाइज क्या होगी, जो चीजें भी इनेबल होंगी इसमें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। वेयर हाउस मैनेजमेंट, अगर हमारे पास एडवांस वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट होता तो ये सारी चीजें इनेबल नजर आ रही होती आप लोगों को। हमारे पास एडवांस वेयर हाउस नहीं है तो ये सब चीजें बंद है। रिटेल में अगर आप इसको मैप करवाना चाहें तो रिटेल की चीजें भी इसके अंदर मैप हो सकती है। बस ट्रांसपोर्टेशन, ये ओवरऑल हमारी पूरी प्रोडक्ट यानी कि मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी एंड मैक्सिमम स्टॉक क्वांटिटी कहां डिफाइन करेंगे? मिनिमम स्टॉक और मैक्सिमम प्राइस चेंज की हिस्ट्री। हां, ये जो बात है प्राइस की एस्टिमेटिंग होती है, ये तुम्हारे अब्दुल अपना मोहम्मद आजम गनी, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं इस चीज को कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं हम लोग, ठीक है।
और किसी आइटम को अगर स्टॉप करना हो तो यहाँ से स्टॉप कर देते हैं हम लोग, और इसका लीड टाइम हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि भाई इसका लीड टाइम क्या है, और इसके वर्किंग डेज पे चेक लगा देंगे तो ये वर्किंग डेज हो जाएगा। अगर आपने इसमें डिफॉल्ट इसकी साइट मैप करवा दी तो वो ऑलवेज जो है ना बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है ना वो साइट जो है ना जो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे परचेज करते हुए वो ऑटोमेटिकली ये वाली साइट उठा लेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप साइट चेंज नहीं कर सकते, उठाएगा बाय डिफॉल्ट ये वाली साइट उठाएगा, बाद में आप इसको ऑन द टाइम ऑफ परचेज ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर आ रहा मल्टीपल। मल्टीपल क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग सीमेंट मंगवाते हैं, सीमेंट की एक बोरी है 50 kg की, ठीक है, 50 kg की। अगर आपने इसमें 50 kg बता दिया, ठीक है, तो एक क्वांटिटी जब आप काउंट करेंगे तो इसका मतलब है 50 kg, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 50। आपने 10 मंगाई तो 500 kg ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीपल ऑफ, ठीक है। इसी तरीके से ये इन्वेंट्री के अंदर भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा मिनिमम स्टॉक इतना होना चाहिए, इससे कम अगर हो गया हो करने नहीं देगा, आपको इशू नहीं करने देगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 100 से कम नहीं होना चाहिए, और अगर आप सेल करने जा रहे हैं और वो 90 बच रहा है सेल करने के बाद, तो वो आपको करने नहीं देगा, वो कहेगा मिनिमम। जैसे सीमेंट की कंपनी जैसे आपने बताया तो उसमें यही होता है, 600 बोरियों का एक ट्रक होता है, 600 से कम का वो ऑर्डर देती ही नहीं है कंपनी, कहती है लाजमी है कि आपने 600 ही बोरियां लेनी है। वो परचेजिंग पे, ये देखें टैब, देखें टैब, ये परचेजिंग का है, सही है, ये इन्वेंट्री का। मेरे पास मिनिमम, अच्छा, इस आइटम की मिनिमम क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, इन्वेंट्री अपने पास, इन्वेंट्री, हाँ मिनिमम, और मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा, मैक्सिमम यानी कि 200 और मिनिमम 100 मिसाल, तो अगर 200 से ज्यादा का ऑर्डर करने जाएंगे तो आपको कहेगा कि आप इतना ऑर्डर नहीं कर सकते। और अगर आपके पास ऑलरेडी 110 पड़ी हुई और 20 सेल आउट करने जा रहे हैं तो वो आपको कहेगा कि मिनिमम आपके पास 100 होनी चाहिए। अगेन यही है कि ये अगर स्टैंडर्ड में आपने डिफॉल्ट में कोई साइट लगा दी तो बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री वहां स्टोर होती रहेगी। उसके बाद सेल ऑर्डर, सेम चीजें हैं, परचेज, इन्वेंट्री, सेल, हर जगह पे ये तीन ही चीजें चलती हैं। सेल में एक चीज बताएंगे वापस से बोलिएगा। मिनिमम स्टॉक और मैक्सिमम स्टॉक जो सर आप इन्वेंट्री के अंदर आपने बताया सर कि वो इशू नहीं करने देगा सर, क्या मिनिमम स्टॉक के ऊपर जब वो क्वांटिटी हमारी पहुंच जाएगी क्या कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसी चीज़ होगी सिस्टम हमें बताएगा, अलर्ट देगा? देखें, अलर्ट बिल्कुल देगा। अलर्ट किसी भी स्टेज पे अलर्ट आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमम स्टॉक पे, मैक्सिमम स्टॉक पे आप अलर्ट क्रिएट कर ले खुद कि जब मेरी मिनिमम क्वांटिटी होने जाए तो वो मुझे अलर्ट जारी कर दे, तो खुद ही अलर्ट जारी कर दे, नोटिफिकेशन आपके पास नोटिफिकेशन बॉक्स के अंदर आ जाएगा। समझ आ गई? जी सर, थैंक्स। ये नजर आ रहा है आपको? जी, क्रिएट अलर्ट रूल। जी, आप किसी भी फील्ड के ऊपर आप अपना अलर्ट लगा सकते हैं। यार जब मेरी ये फील्ड इतने पे हो तो मेरे पास ऑटोमेटिकली अलर्ट जारी हो जाए, तो ये अलर्ट आ जाएगा आपके पास, अलर्ट का मसला नहीं होता। ठीक है, ये आपकी डिफॉल्ट। इसी तरीके से जो आप लोगों ने यहां पे वेयर हाउस को भी आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, यहां पे वेयर हाउसेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? अगर आपने इस आइटम के अगेंस्ट परचेज वेयर हाउस
मैं अब वेयर हाउस की बात कर रहा हूँ, साइट की बात नहीं कर रहा हूँ। साइट आप पहले जहां मैं दिखा रहा था वहां पे भी साइट आपकी डिफॉल्ट हो सकती है, और वेयर हाउस आपका यहाँ से डिफॉल्ट हो सकता है। ये डिफॉल्ट सेटिंग आपको बता रहा हूँ आपको, आपके ये इसका नाम ही डिफॉल्ट ऑर्डर सेटिंग है, और ये है साइट स्पेसिफिक ऑर्डर सेटिंग। तो आप किसी भी साइट की के वेयर हाउस फिक्स कर सकते हैं, और डिफॉल्ट ऑर्डर सेटिंग के अंदर साइट वगैरह और जो जो चीजें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं वो चीजें फिक्स कर सकते हैं। ऑन एंड इन्वेंट्री का मतलब है, मैं इसको बंद कर रहा हूं क्योंकि इसकी इन्वेंट्री तो आ रही होगी 0, देखें ये 0 आ रही है, ठीक है। अब मैं कोई ऐसा आइटम ले लेता हूं जिसकी आपको इन्वेंट्री नजर आ जाए। ये इसकी ऑन एंड इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है वो यहाँ पे नजर आ रही होगी। ये देखें सर्च नेम आ रहा होता है यहाँ पे, और ये साइट आ रही होती है। आप इसके अंदर जाके साइट के अलावा वेयर हाउस और लोकेशन भी ओपन कर सकते हैं, तो आपको ये एग्जैक्ट साइट वेयर हाउस लोकेशन पे एग्जैक्ट आपको पूरी इन्वेंट्री बताएगा कि कौन सी इन्वेंट्री कहाँ पे। सही है, ठीक है। इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी इसकी अब इसकी ट्रांजैक्शन देखनी है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी आपको ट्रांजैक्शन नजर आ जाएगी कि भाई इसकी ट्रांजैक्शन क्या है, ये इसकी ट्रांजैक्शन आ रही है। और यहां से भी ट्रांजैक्शन देखना चाहें तो यहां से भी आपको इसकी ट्रांजैक्शन नजर आ जाएगी। अब ये देखें ऊपर लॉट और बैचेस जो आ रहे होते हैं, बट हमारे पास लॉट और बैचेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे इनमें कुछ नजर नहीं आएगा। और ये पूरी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है इसके अंदर कि भाई कब कब ट्रांजैक्शन हुई, कितनी कितनी ट्रांजैक्शन हुई, पूरी क्या सेल हुआ है, क्या परचेज हुआ है, वो सारी चीजें। उसका रेफरेंस नंबर आ रहा होता है कि कौन सा है, सेल ऑर्डर का रेफरेंस नंबर आ रहा होता है कि भाई सेल ऑर्डर का क्या रेफरेंस नंबर है, किस ऑर्डर के अगेंस्ट सेल हुआ, किस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमें रिसीव हुआ, ये सारी चीजें आ रही होती है। यहाँ पे पूरी ट्रांजैक्शन आपको नजर आ रही होती है। अभी हम बात कर रहे हैं मैनेज इन्वेंट्री के टैब की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर फिजिकल डायमेंशन, कोई हमारे पास फिजिकल डायमेंशन नहीं है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अंदर जो चीजें मैंने अंदर बताई है ना आप लोगों को, वही चीजें आप लोगों को यहाँ पे नजर आएंगी। जो अभी हम देख रहे थे सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, ये सारी चीजें यहाँ पे भी नजर आएंगी आपको। सर ऑन हैंड में आके अभी तो फिजिकल का फर्क बताते हैं, वो इन्वेंट्री में बता, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। ये वो प्लान है जो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई वो प्रोडक्शन वगैरह में काम आता है। सर एक चीज बताइएगा जी। अभी ये 2012 चल रहा है सर DX, क्या 365 की नेविगेशन भी सिमिलर है? सेम। देखिए 99% जो मैं नेविगेशन दिखा रहा हूं आप लोगों को 365 के अंदर सेम लोकेशन पे। जो चीजें सेटअप में वो चीजें वहां पे भी आपको सेटअप में मिलेंगी, जो पीरियोडिक में वो पीरियोडिक में मिलेगी, जो कॉमन में वो चीजें कॉमन में मिलेंगी। 100% वही चीजें हैं। आप हमें ओवरव्यू देंगे क्या उसका 365 का? जी मैं दूंगा। जहां पे चेंज आएगा वो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा कि देखिए ये चेंज है 365 में, और AX में ये यहाँ पे है और 365 में यहाँ पे। या जो एडवांस चीज होगी जो 365 में, वो भी मैं बता दूंगा कि ये AX में हमारे पास नहीं है, बट ये हमारे 365 में मौजूद है, वो मैं बता दूंगा। देखिए आज की चीजों में अगर हम बात करें तो हमारे स्टोरेज डायमेंशन, ट्रैकिंग डायमेंशन, आइटम ग्रुप, आइटम मॉडल ग्रुप, और ये जितने भी एस्पेक्ट्स हमारे आइटम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थे वो हमने तमाम आज हमने कवर किए। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो आप लोग कर सकते हैं, जो यहाँ पे मौजूद है वो भी और जो जूम पे है वो भी।
जब आप इन्वेंटरी दिखा रहे थे जो शीट जिसमें डायमेंशन क्वांटिटी आ रही थी, तो जो क्वांटिटी है उसकी मेजरमेंट मुझे कैसे पता चलेगी? यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? क्वांटिटी तो आ रही है, कॉस्ट भी आ रही है, अमाउंट भी आ रही है, लेकिन उस क्वांटिटी की यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसके अंदर कॉलम नहीं आ रहा था। ये रहा। नहीं, जो आपने शीट में ये रही है। हाँ इसके अंदर, हाँ तो यहाँ पे आता है। अच्छा यहाँ पे है, ओके सही। यूनिट एल लिखा है, लीटर, ओके। सेम चीज का जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना ओवरव्यू में, वही चीज आपको ऑन एंड में सेम नजर आएगी, सिर्फ इसका अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन अलग होती है बस। वो आपको टेबुलर फॉर्मेट में नजर आ रहा है, ये आपको फॉर्म की सूरत में नजर आ रहा है, लेकिन 100% जो इन्वेंट्री है वो सेम नजर आती है। ये देखिए आप। सर एक चीज है सर, मैंने जो अभी एक एग्जांपल दी थी ऊपर के गैलन और लीटर की, इफ सपोज कि सर हमने परचेज ऑर्डर जो है वो गैलन में हम लोगों ने इन किया, और जीआरएन हम करते वक्त जो है सॉरी इशुएंस करते वक्त जो है वो हम लीटर वगैरह के अंदर कर रहे हैं, तो सर उस वक्त हमारी जो क्वांटिटी इन एंड आउट हो रही होगी सर, उसके लिए यूनिट ऑफ कन्वर्जन वहाँ पे नीड होगी। तो ये जो अभी भाई कह रहे हैं, तो इसलिए वो इस चीज़ को वो बता रहे हैं कि वो उस टाइम के ऊपर हमें वो एक लाइन के अंदर शो करना है। देखिए इस सिस्टम ने ना आपको स्टैंडर्ड फीचर दिए हुए हैं, कन्वर्जन दी हुई है ये वाली, ये देखें फ्रॉम टन टू मिलीग्राम, ये देखें ये स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको गैलन, इसमें लीटर, ग्राम, केजी आ रहा है इसमें, जी आ रहा है, ये सही है सेंटर में। ये रहा गैलन, पॉइंट गैलन, और ये ठीक है। ये देखिए स्टैंडर्ड में आप लोगों को ये फीचर दिए हुए हैं, सही कन्वर्जन दी हुई है कि अगर आपका गैलन है तो उसमें कितने आपके लीटर होंगे या मिलीलीटर होंगे, या मेट्रिक टन के अंदर ये क्या है लीटर, हाँ 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 लीटर, 1000 लीटर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं, और इंटर क्लास, इंट्रा क्लास, ये आपको इंट्रा क्लास में यहाँ मिल जाएंगे, और इंटर क्लास यहाँ आपको मिल जाएंगे। इन केस कि कोई ऐसा कन्वर्जन है जो कि मौजूद नहीं है, इन केस कि ऐसा कन्वर्जन है जो मौजूद नहीं है। अब मेरा बॉक्स है, मैं कह रहा हूं बॉक्स, अब बॉक्स तो 1000 किस्म के होते हैं, मैंने कहा कि टिश्यू बॉक्स, ये सामने पड़ा है टिश्यू बॉक्स, अब इसमें लीफ है 100, तो मैं जब परचेज करूं तो वो बॉक्स की सूरत में हो, और जब मैं कंज्यूम करूं तो वो लीफ की सूरत में हो। टिश्यू करो तो मैं लीफ की सूरत में करूं या बॉक्स की सूरत में करूं फॉर एग्जांपल। तो आप इसमें बॉक्स बना के और इसमें कन्वर्जन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, न्यू आप अपना बना सकते हैं, सही है। ये न्यू आप अपना, क्योंकि जो जरूरी नहीं है कि जो स्टैंडर्ड में दिए हो माइक्रोसॉफ्ट में वो हमारे फुलफिल हो रहे हो। भाई मेरी एक बॉक्स है जिसमें 24 आते हैं, एक बॉक्स है जिसमें 18 आते हैं, एक बॉक्स है जिसमें 18 आते हैं क्वांटिटी, एक बॉक्स है जिसमें 24 आते हैं, एक मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है ना। तो आप इसमें अपने कन्वर्जन बना सकते हैं, ओके, कस्टमाइज कन्वर्जन है, एग्जैक्टली बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल इन केस के कोई चीज मौजूद नहीं है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आप लोग खुद अपनी क्रिएट कर सकते हैं। सही है। कोई और सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन जो है वो फिर थर्सडे को हम स्टार्ट करेंगे। सर इसमें मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो वीडियो जो अभी रिकॉर्ड हुई है कब तक अवेलेबल हो जाएगी? और दूसरी चीज़ है, स्टार्टिंग आपने क्या कोर्स आउटलाइन जो है वो शेयर किया? जी जी मेरे पास कोर्स आउटलाइन है, मैं ग्रुप पे ही शेयर कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ये पूरा। जी जी मैं शेयर कर लूंगा ग्रुप पे, कोई इशू। थैंक यू।
थैंक यू। और वीडियो कब तक शेयर होगी सर? ये मैं अपने बच्चे से पूछ के बता दूंगा, और ये भी ग्रुप पे ही बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा, जैसे ही अवेलेबल होगी वो अपडेट भी कर देंगे उसको। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, आपका और आपकी टीम का शुक्रिया सर, बहुत अच्छा, मजा आया। थैंक यू अदनान भाई, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। इसको बोलो ना, चलाने वाला है। राज भाई, आइटम प्राइस चेंज की हिस्ट्री मेंटेन होती है? जी जी होती है बताऊंगा। कल हो जाएगी अपलोड। कल तो हो जाएगी। शॉप में को बुला दे। थैंक्स सर, ये बात नहीं करते हैं। थैंक्स सर, यहाँ पर है मोड पे मेरे पास नहीं है जी सर। शॉप पे रिकॉर्डिंग सेव करो, वहां से बोल दो ना, जल्दी करो। किसी में यहाँ से फीडबैक ले ले, यहाँ से